छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज एक, ठीक है। ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। लेकिन होता क्या है कि टॉपिक में पॉइंट्स नहीं मिलते। तो टॉपिक ह्यूमन वैल्यूज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज की क्लास जो हम डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उनका क्या रोल है कि वैल्यू को इनकलकेट करना है। इनकलकेट करने का मतलब मैंने कल भी बताया था कि आप अपने अंदर उन वैल्यूज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर इम्बाइब कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल वैल्यूज़ भर जाएंगे, घुस जाएंगी और तुम फिर वैसे ही हो जाओगे, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली एक्ट करोगे। इसमें फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट 3 टर्म्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। फैमिली का क्या रोल है, सोसाइटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब ये क्या तीनों लिंक्ड नहीं है? ऐसा हो सकता है कि बच्चा बस फैमिली में रहे, स्कूल जाए नहीं, या ऐसा हो सकता है कि तुम कॉलेज गए ही नहीं और सोसाइटी से इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे, बस या तो कॉलेज में हो सोसाइटी में नहीं हो, या सोसाइटी में हो कॉलेज नहीं गए। ये हो सकता है कि सोसाइटी में हो कॉलेज नहीं गए, ये कोई किसी इंडिविजुअल के साथ हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो ओवरलैपिंग, फैमिली से कहाँ भागोगे, भाग भी सकते हो सकता है। लेकिन जनरली फैमिली के लिए क्या कहा जाता है, इट इज़ फॉर एवर, आपके साथ है। जब तक आप हो आपकी फैमिली आपके साथ है। फैमिली में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो बात अलग है, पर फैमिली रहेगी। या आप सोसाइटी में बच्चे को देखो तो बच्चा बाहर शाम को खेलने भी जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बच्चा स्कूल भी जाता है। क्या ये ओवरलैपिंग नहीं है? लेकिन फिर भी यूपीएससी ने इसको 3 पॉइंट्स बना करके पूछा है। तो हो सकता है एग्जाम में भी आपसे अलग अलग पूछा जाए, या हो सकता है इन्हें कंपेयर करके कन्फ्लिक्ट्स पूछे जाए। कन्फ्लिक्ट्स मतलब ये टॉपिक लास्ट में डिस्कस करेंगे कि फैमिली कोई वैल्यू दे रही है आपको, लेकिन उसके कॉन्ट्ररी वैल्यू आप सीख रहे हो, कॉन्ट्रडिक्टरी वैल्यू स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में, और फिर एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है जहाँ फिर आप अपना डिसीजन लेते हो कि नहीं ये सही है ये गलत है, या घर में आके पापा को समझाते हो नहीं देखो मैं स्कूल में सीख के आया हूँ और ये गलत है, आप जो कर रहे हो गड़बड़ है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मैंने सीखा है कि ये एब्यूज़ नहीं करना चाहिए, मेरी टीचर ने बताया था, बहुत ज़्यादा इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और घर में कोई करता है तो उसको जाके बनाना भी चाहिए। सुना है ऐसे स्कूलों में, या बच्चे ऐसा करते भी हैं, कभी कभी ऐसे वीडियोज़ भी आते हैं। तो ये कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, तो आपको इस रिस्पेक्ट में भी सोचना है, क्योंकि फ्यूचर में ये मिलाकर के भी पूछ सकता है। अब टॉपिक शुरू करेंगे विद द कोट। ये कोट एग्जाम में सीधे सीधे लिख करके आओ अगर आपको ये क्वेश्चन आता है। कोट कहती है एक कंट्री में अगर उसे करप्शन फ्री बनाना है तो हमें नेशन को ब्यूटीफुल माइंड्स की ज़रूरत है, और स्ट्रांगली उस तरीके के माइंड को क्रिएट करने के लिए सोसाइटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा की रोल है। ऐसे में फादर और मदर का नाम लेते हैं अब्दुल कलाम जी, और टीचर का नाम लेते हैं। ठीक है, तो मतलब यहां पर हम फैमिली और इंस्टीट्यूशन इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा, लिख सकते हैं, ये कोट लिख सकते हैं। या हो सकता है ये कोट पूछी जाए और टॉपिक कौन सा निकलेगा आपका। ठीक है, तो अब कोटेशन और सिलेबस इसको सिंक करके चलेंगे। हो सकता है कोटेशन जब आए तो आपको समझ में नहीं आए लिखूंगा इसमें, लेकिन अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। कोटेशंस में कोशिश करा करो इस बात का ध्यान रखने की कि कोटेशन आपको कौन से टॉपिक की तरफ ले जा रही है अपने सिलेबस में, और आपने अगर सारे टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं तो 5-6 पॉइंट मिल जाते हैं। ओके, कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू है, कौन सा पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है जो कोटेशन आपको जिस तरफ लेकर के जा रही है। एनीवेज ये कोटेशन समझ में आई, इस पर लिखने को दे सकते हैं आपको। ठीक है, जैसे आपको कल क्वेश्चन दिया था, महात्मा गांधी वाली कोट थी, महात्मा गांधी जी की लिखा था आपने क्लास में, ऐसे ही कोशिश करना घर पर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन, और जो भी आज आप सीखेंगे वो सब इसमें आप इंकलकेट कर सकते हो अपने अंदर आंसर के अंदर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू को इंकलकेट करना क्यों है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट आ सकते हैं या कंक्लूजन में आ सकते हैं। पहला पॉइंट है कि भाई वैल्यू गाइड करती है आपको एथिकल एक्शन की तरफ। कोई भी वैल्यू है, वैल्यू सही गलत दोनों हो सकती है, लेकिन वैल्यू आपको अगर सही है तो एथिकल डायरेक्शन में भी ले जा सकती है, क्योंकि जब आपके अंदर एक वैल्यू क्रिएट होती है तो आपके अंदर एक आउटलुक क्रिएट होता है, नज़रिया बनता है, एक एटीट्यूड डेवलप होता है, और वो एटीट्यूड हो सकता है आपके एक्शन में दिखे, और जब वो एक्शन में दिखेगा तो बहुत क्लियरली आप ये कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू से धीरे धीरे कैसे कैसे आपके एक्शन में वो चीज़ इनकलकेट हो गई, आपको पता भी नहीं चला। ये इंपॉर्टेंस है वैल्यू को इनकलकेट करने की, क्योंकि अगर आपने अच्छी वैल्यू को इनकलकेट किया तो आपका एक्शन भी अच्छा होगा। और ये सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट है जो कल महात्मा गांधी जी की कोटेशन भी थी। ओके, कल की क्लास देखी है, सब देख कर आए हो, बस फिर आधा पॉइंट हो सकता है ना समझ में आए। आज की क्लास करने के बाद एटलीस्ट कल की क्लास देख लेना, तो टॉपिक इजीली समझ में आएंगे। नेक्स्ट,
वैल्यू कैन मेक अस कंपेटेबल विद द सोशल सिस्टम। डेफिनेटली अगर हाई वर्चुअस वैल्यू है, हाई मोरल्स है, तो आपका सोसाइटी के साथ भी जो इंटरेक्शन होगा वो अच्छा ही होगा। मैं अपने नेबरहुड में सभी की हेल्प करता हूँ। मैं इस बात के लिए जाना जाता हूँ कि कभी भी किसी को सोसाइटी में, हमारे टावर में, हमारी बिल्डिंग में, आसपास कॉलोनी में किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरे पास आते हैं। वो सब जानते हैं कि मैं उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो मेरे पास आते हैं। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो कोई पैसा दे रहा है इसलिए नहीं आ रहे लोग, इसलिए आ रहे हैं कि हो सकता है आप अच्छी सलाह देते हो सकता है आप लोगों को मोटिवेट करते हो। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट है, इसमें एग्जाम्पल हो गया ये, बिल्डिंग सर्टन पर्सनैलिटी विच विल डिफाइन यू। आपकी वैल्यूज़ आपको एक पर्सनैलिटी में डेवलप कर सकती हैं। हो सकता है वो वैल्यूज़ आपको एक लीडरशिप क्वालिटी में भी डेवलप कर दें, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी आ जाए, क्योंकि आपका ये मानना है कि आपकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी लोगों को लुभाती है या उनको अट्रैक्ट करती है, या उनको ये उम्मीद देती है कि आप उनके लिए खड़े हो जाएंगे, आप उनके लिए अपनी वॉइस को रेज करेंगे। अन्ना हजारे जी का अगर आंदोलन देखें तो उनकी ऑनेस्टी और उनकी इंटीग्रिटी ही थी जिसकी वजह से पूरे देश ने, ऑलमोस्ट सब ने उन पर ट्रस्ट किया। आज भी करते हैं बहुत से लोग, है ना। लेकिन ये वैल्यू आएगी तब जब आप एक पाथ के थ्रू निकलते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अब से ऑब्जर्वेशन, या फिर ये वैल्यूज़ आपको चाइल्डहुड में इनकलकेट हो जाएंगी या कभी आपके एक्सपीरियंस से आएंगी। यही टॉपिक है कि ऐसी अच्छी वैल्यूज़ कब आ सकती हैं, कहाँ से आ सकती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्कोप होता है एक बच्चे के लिए कि वो अपनी अर्ली चाइल्डहुड एज में इन वैल्यूज़ को इनकलकेट कर ले, और उसके लिए सबसे इमीडिएट रोल किसका आता है? फैमिली का आता है। और स्कूल के लिए जब आप वर्ड यूज़ करेंगे तो स्कूल के लिए आप इस टॉपिक शुरू कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, दैट स्कूल इज़ आवर सेकेंड होम। तो जब वैल्यूज़ इनकलकेशन की बात आएगी स्कूल इंस्टीट्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। एनीवेज ये पॉइंट समझ में आया, एक पर्सनैलिटी डेवलप करने का रोल हो सकता है वैल्यू का। वैल्यू कैन बी इजीली इनकलकेटेड इन चाइल्डहुड, ये बात मैंने बताई दी है, और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है उसका। बाकी हायरार्की वेरीज विद अ पर्सन। वैल्यूज़ की आपके अंदर एक हायरार्की है, आपके अपनी एक हायरार्की है। अब ये वेरी करती है एक इंडिविजुअल टू दूसरा इंडिविजुअल। कल भी बताया था मैंने कि एक इंडिविजुअल के लिए कोई वैल्यू बहुत हाई हो सकती है। गांधी जी के लिए जैसे नॉन वायलेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई थी, कुछ लोगों के लिए नहीं थी। उन्होंने कहा अरे क्यों रोक दिया भाई, रुकना नहीं चाहिए था ये पूरा का पूरा मूवमेंट। अब अगर एग्जाम्पल लें तो ऐसा कन्फ्लिक्ट, एक डायलेमा क्रिएट हो सकता है जहाँ पर आपकी लॉयल्टी अपने दोस्त के लिए और ड्यूटी की तरफ आपका कमिटमेंट, ये एक कन्फ्लिक्ट में आ जाए। तो इसका एग्जांपल दो जल्दी से। सपोज समवन इज एन ऑफिसर, उसका फ्रेंड कोई काम लेके आता है, बट वो शायद मे बी ऐसा कोई, तो बन गए तुम ऑफिसर, आगे तुम्हारे पास रिश्तेदार, करवा दो। तुम तो हमारी ही बिरादरी के हो, है ना, हमारे ही कम्युनिटी के हो, और तुम्हारा दोस्त भी है। लेट अस सपोज, ये तो हो गया कि चलो तुम्हारी कम्युनिटी का हो गया, लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारा दोस्त है। अरे एक काम करो, ये टेंडर दिलवा दो, आपको तो पता ही है मैं रोड कंस्ट्रक्शन में हूँ और आप इस इलाके में अधिकारी भी हो, तो अगर ये दिलवा दोगे तो बस मज़ा आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई उसके लिए पैसे ले रहे हो, आप एज एन ऑफिसर हो सकता है कोई पैसे नहीं लो, केस स्टडी भी हो गई है अपने आप में एक, कि आप कुछ पैसे लो अपने दोस्त से, नहीं, लेकिन फेवर तो कर रहे हो, और फेवर करना भी तो एक करप्शन ही है। डन। तो ऐसे में अपनी ड्यूटी को वैल्यू करना या अपने फ्रेंड की तरफ लॉयल्टी होना, ये दो वैल्यूज कन्फ्लिक्ट में है। और जब इन दो वैल्यूज की कन्फ्लिक्ट होगा तो एक हायरार्की आपके माइंड में क्रिएट होगी। कुछ भी हो जाए, भाई भाई होता है, दोस्त दोस्त होता है, उसकी मदद करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए। अरे नौकरी करी इसलिए ताकि लोगों की मदद कर सकूं, इसको मिले टेंडर, उसको मिले, रोड बनने से मतलब है, अपना भाई बनाएगा तो बढ़िया बनेगी। ये भी एक सोच है और गलत नहीं है। अगर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि एटलीस्ट आई ट्रस्ट माई फ्रेंड, कि वो जो मटेरियल यूज़ करेगा रोड कंस्ट्रक्शन में वो सुपीरियर क्वालिटी का होगा। इफ़ आई गिव दिस टेंडर टू एनीबडी एल्स XYZ, तो मे बी दे विल चीट and then I will not be able to understand as well the reality behind it. You justify your answer the way you want to, it's up to you. But एक conflict की बात हो रही है और वैल्यू की इंपॉर्टेंस यही समझ में आती है कि कौन सी वैल्यू को आपने अपनी हायरार्की में कहाँ रखा हुआ है। अगर हम बात करें किसी वैल्यू को आपने हायर हायरार्की में रखा हुआ है, तो जब वो टूटेगी, जब उसका ब्रीच होगा, तो डिससेटिस्फेक्शन भी तो उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब दोस्ती को इतना ऊपर रखा कि फिर लास्ट में दोस्ती नाराज़ होकर चला गया, बन गया ना तू, दिखा दिया ना रंग अपना,
भाड़ में जाओ, हो सकता है। फिर आपका जब फ्रेंड से एक तो जॉब जाए, फिर जॉब, अब मैं जॉब का क्या ही करूं, दोस्तों के लिए तो किया था, ठीक है। तो आपने जो वैल्यू को अपनी हायरार्की में सबसे ऊपर रखा, वही हो सकता है कि आपके टूटने पर सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन भी आपको दे। तो वो सदमा कितना बड़ा होता गांधी जी के लिए कि लोग उनकी बात फिर भी नहीं सुनते, मूवमेंट फिर भी चलता रहता, और गांधी जी को बोलते कि अब आप बैठिए, आपने शुरुआत तो करी मूवमेंट की, थैंक यू सो मच, लेकिन अब मूवमेंट हम अपने हिसाब से आगे लेके जाएंगे, थैंक यू फॉर द लीडरशिप जहां आप तक आपने हमारी हेल्प करी। अगर ऐसे कुछ लोग कर देते फिर, लेकिन एक ग्रुप तो फिर भी निकल करके आया जो एक्सट्रीमिस्ट वायलेंट ग्रुप था, जिसने फिर वायलेंट एक्टिविटीज़ का सहारा लिया। गांधी जी बोलते रहे कि ये गलत है, रुक जाओ, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। ऐसा तो हुआ ही था, बट वो एक स्मॉलर ग्रुप था और वो टुकड़ों में था। इनफैक्ट हिस्ट्री में तो आप ये पढ़ते भी हो कि जहाँ जहाँ गांधी जी गायब होते हैं वहाँ वहाँ वायलेंस आता है। अगर आपने हिस्ट्री को ध्यान से एक बार पढ़ा है तो आप ध्यान से देखिएगा, जहाँ भी गांधी जी जेल में गए या उन्होंने मूवमेंट को किसी को रोका है तो उसके बाद वायलेंट एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। ये एक जनरल एजम्पशन है ना, इसको एग्जाम में नहीं लिख के आते। अब हम बात करेंगे जी, क्या चीज़ एथिकल डायलेमा ही तो है, ये एक डायलेमा ही तो है। ये एक आपको डायलेमा का मतलब क्या है, कंफ्यूजिंग स्टेट में ही तो लेकर आ रहा है। वैल्यू, मॉरल्स, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस, आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, यही सब चीज़ें तो हैं जो डायलेमा में लेकर आएंगी। ये करूं या ये करूं, तो यहाँ पर यही सिचुएशन तो है, डायलेमा ही तो है। अब इसको तो प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट ऐसे करना है कि आपके लिए कौन सी वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हायरार्की में उसको ऊपर रखा है, जिसको देख करके आप ये डिसीजन ले रहे हो, और इसका रीजनिंग ये है। वो तो एग्ज़ाम में लिखने का तरीका है, रियल लाइफ में तो जिसने इन्फ्लुएंस कर दिया है ना। अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, माँ बाप ने कुछ बोला तो हाँ उनकी बात मान ली, फिर दोस्त ने बोला हाँ उनकी बात मान ली, फिर टीचर ने बोला हाँ उनकी बात मान ली, तो इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, उनकी अपनी खुद की पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं रह जाती फिर। तो हम वो सब पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं कर रहे, हमें पेपर निकालना है और उसके लिए जो रिक्वायर्ड है हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन पेपर निकालने के इस एनर्जी में, एंथुजियाज्म में, डेफिनेटली वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन, अ वर्चुअस पर्सन, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट आप ये पढ़ तो रहे हो, स्कूल के किसी सिलेबस ने आपको टुकड़ों में पढ़ाई होंगी ये चीज़ें। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, सर हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, और जेन्युइन क्वेश्चन था, सिंपल सी बात है, क्यों पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये एथिक्स मतलब क्या मतलब। लेकिन एक्चुअली में ऐसे मौके आएंगे आपकी लाइफ में, और ये बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट, और हो सकता है कि आपको जीएस एक बार को कल काम आया ना आए, जो कि आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो पक्का हर दिन हर सिचुएशन में ये काम आनी ही है। यही वो सब्जेक्ट है जो हर दिन आपकी ड्यूटी फुलफिल कराने में आपको हेल्प करेगा, अगर आपने ये सारी चीज़ें खुद के अंदर इनकलकेट कर ली तो। फैमिली सोसाइटी तो बात की बात है, अब तक तो तुम ऑलरेडी इस ब्रैकेट में आ चुके हो जहाँ सही गलत समझते हो, तो वो तो उससे आप आगे आ गए हो, इंस्टीट्यूशन से भी आगे, स्कूल से भी आगे, लेकिन सोसाइटी में तो अभी भी हो। तो आप अगर वर्चुअस पर्सन बनते हो तो पहली बात तो एग्ज़ाम निकलेगा, फिर ड्यूटी भी सही से होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। एग्ज़ाम निकाल करके क्या, बाद में ऑफिसर बन के ड्यूटी भी तो करनी है। अब टॉपिक सीधे शुरू करेंगे, फैमिली इन इम्पार्टिंग द वैल्यूज़, उनका क्या रोल है। फैमिली में सबसे पहला पॉइंट आता है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। बच्चे को आप कैसे ग्रो कर रहे हो, बच्चे के लिए आप क्या कर रहे हो। इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, ये हार्लो एक्सपेरिमेंट है मंकीज़ के ऊपर। इन्होंने क्या किया था, मैं जस्ट शॉर्ट में बताया था। इन्होंने एक मंकी का बच्चा था, उस छोटे से बच्चे को अपनी मदर से अलग कर दिया। उसके बाद उस तरीके के मंकी को इन्होंने दो तरीके के मदर के साथ रखा, सरोगेट मदर्स। एक जो मंकी ही थी सरोगेट मदर, लेकिन दूसरी वायर की बनी हुई, प्लास्टिक की बनी हुई, वायर की बनी हुई मदर थी। चेहरा लगा दिया लेकिन वो रियलिटी तो नहीं थी। इसमें इन्होंने ये ऑब्जर्व किया बाद में कि जो सरोगेट मदर के साथ ये बच्चा टच में था, कांटेक्ट में था, इवन इफ उसकी वो एक्चुअल मदर नहीं भी थी, तो उसकी ऑब्जर्वेशन और वो पर्टिकुलर जो बच्चा था जो एक वायर के साथ था, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके साथ इनको पता चला कि उनकी ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंस था। एक बहुत चिड़चिड़ा था, रैश बिहेवियर था उसका, और दूसरा जो है वो काम था, कंपोज था। इससे इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया कि एक कॉन्टेक्ट, एक टच, ये चीज़ ज़रूर एक बच्चे के अंदर कामनेस लाती है, पीस लाती है, उसको कंपोज कंडीशन में लेकर आती है। बाद में इनके एक्सपेरिमेंट को बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि ये एक
इमोशनली ट्रॉमा में था ये बच्चा जिसको आपने मदर से अलग कर दिया, एनीवेज वो सब बात की बातें हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ये ज़रूर बताता है कि ह्यूमंस के केस में भी ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ टच में रहते हैं, जहाँ पेरेंट्स बच्चों को टाइम देते हैं, ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन भी है आपका, आपने सोसाइटी में देखा होगा, अपना मूवीज़ में देखा होगा कि जो पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके टच में रहते हैं, उनका पर्सनल केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, वो बच्चे ज़्यादा पीसफुल होते हैं, वो ज़्यादा शांत होते हैं, उनके अंदर वैल्यूज़ अच्छी आती हैं। जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जो अपने गार्जियंस के साथ बड़े होते हैं बच्चे, उनके अंदर एक रैश बिहेवियर आता है, एक गुस्सा आता है, एक एंगर होता है उनके अंदर, डिससेटिस्फेक्शन होता है। ये कॉन्टेक्ट कंफर्ट स्टडी, ये वर्ड लिखाना एग्जाम में, ठीक है। फोटोग्राफ इसीलिए लगाई है ताकि ये वर्ड याद रहे, कॉन्टेक्ट कंफर्ट स्टडी। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बच्चा क्या नहीं सीख रहा घर में, बच्चा ग्रो हो रहा है तो क्या वो घर में घर वालों को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए चीज़ें सीख रहा है कि नहीं? बिल्कुल सीख रहा है। कैसे सीख रहा है? अगर बच्चे के सामने वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उसको ये एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि उसको ये समझ में आए कि कितनी गलत चीज़ है, मैं ट्रॉमा में रहा हूँ, तो मैं अपनी फैमिली में जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि ऐसा कभी ना हो। एक तो ये तरीका, एक तो ये डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन दूसरी डायरेक्शन ये भी वो सीख सकता है, मारना बुरी बात थोड़ना है, घर वाले भी तो करते ही हैं, मैं तो देख ही रहा हूँ, तो उसमें गलत क्या है? अगर माँ बाप के अंदर, पेरेंट्स के अंदर ऐसी फीलिंग है कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हम सेपरेट कप में ही चाय देंगे, सेपरेट बर्तन में ही उनको खाना देंगे, और फिर जब उस बर्तन को धोएंगे, हाथ वाथ धोएंगे, तो हमें ऐसा करना है, और बच्चे को भी ये सिखाया जाएगा, या इनफैक्ट उसको बोला भी नहीं गया तब भी वो देख करके सीख गया कि येस, अनटचेबिलिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये तो मैं घर में ही देख रहा हूँ। ऐसी चीज़ें वो ऑब्जर्वेशन से लर्न कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है उनको बोलने की, समझाने की। डन, सिंपल पॉइंट। तीसरा, रोल मॉडल। मम्मी जैसे कपड़े पहनती हैं मैं भी वैसे ही कपड़े पहनूंगी, हो सकता है। पापा जो करते हैं मैं भी वैसा ही करूँगा, हो सकता है। तो पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, बच्चे के लिए रोल मॉडल हो जाते हैं, और एक सर्टेन एज तक तो बच्चे पेरेंट्स को ही एज रोल मॉडल देखते हैं, क्योंकि वो एक्सपोज्ड भी नहीं होते सोसाइटी में बहुत ज़्यादा। हो सकता है वो अपने किसी रिलेटिव को भी देखते हो, नॉट अ इशू, लेकिन जनरली पेरेंट्स को ही वो एक रोल मॉडल मानते हैं, और फिर जैसे एक्ट कर रहे होते हैं पेरेंट्स, वो भी वैसा बोलना शुरू कर देते हैं। अगर घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ होती है, तो बच्चे के अंदर भी वो एब्यूसिव लैंग्वेज आ जाएगी, ये पता भी नहीं चलेगा उसको। ये पता चलेगा जब एक वो सोसाइटी में पीयर्स में शायद बैठा होगा, और जब वो अपनी मुंह खोलेगा तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे अरे कैसे बात करता है, ये तो बहुत ही गलत तरीके से बात करता है, और तब हो सकता है उसको रियलाइज़ हो कि मैं तो गलत बोल रहा हूँ क्या, कुछ घर में तो ऐसे ही बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है। टीचिंग्स, फैमिली आपको सिखा सकती है बहुत सी चीज़ें, जैसे कि आप प्रे करते हो, पूरी फैमिली बोलती है कि अच्छा हाथ जोड़ो, अच्छा ठीक है ऐसे प्रे करना है, ये मेथड है प्रे करने के रीजंस ये हैं, ये तरीका हो सकता है। या फिर वो आपको बेड टाइम स्टोरीज सुनाए, फैमिली में मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे को स्टोरीज सुनाते हैं। स्टोरी में क्या क्या बातें होती हैं जनरली जो बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती हैं, उनकी खास बात कौन सी वैल्यू है जो इनकलकेट करते हैं बच्चे? स्टोरीज किस तरीके की होती हैं? स्टोरीज करेज की होती हैं, स्टोरीज ब्रेवरी की हो सकती हैं, आपको बता दें बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। स्टोरीज इमोशंस की हो सकती है, जहाँ पर लव फीलिंग्स अटैचमेंट केयर ऐसी स्टोरीज होती हैं। मैं नहीं मानता, मतलब हो सकता है पेरेंट्स हों, लेकिन बहुत ही रेयर होंगे कोई पेरेंट जो भूत की स्टोरी सुनाएंगे बच्चे को बेड टाइम पर, बहुत ही रेयर होगा वो केस। सुना सकते हैं, बच्चा हो सकता है ज़्यादा जिद कर दे तो चले एक स्टोरी तो ये भी सुन ले, लेकिन वो जनरली कैरेक्टर ज़रूर बताते हैं कि ये एक बुरा था और फिर ये अच्छाई आई और अच्छाई ने बुराई को फिर मारा। ऐसी चीज़ें जनरली उस समय जरूर आती हैं जब दशहरे पे रावण देखने जाते हैं पापा के साथ, और फिर पापा सुनाते हैं, फिर ये कौन है जो जल रहे हैं, मज़ा तो आ रहा है लेकिन ये जले कौन है, फिर पता लगता है वो रावण जल गए हैं, और फिर पता लगता है कि राम जी ने उनको मारा। तो क्यों मार दिया? तो सिंपल क्वेश्चन, तो आंसर आता है क्योंकि बुराई की हार और अच्छाई की जीत। ये सब कॉन्सेप्ट आपको दशहरा पे ईयर बाय ईयर मिलते हैं, और फिर बच्चा फिर बाद में 5-6 साल का हो जाता है, 7-8 साल का हो जाता है, फिर उसे पता होता है अरे हर साल जलता है। ठीक है, तो अच्छाई बुराई क्या, बुराई हर साल आ जाती है, लेकिन वो एक डिपिक्शन है। तो आप आराम से उस दशहरे के कोट को
या दशहरा एटलीस्ट उसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये एग्जाम में लिख सकते हैं यहाँ पर। और पेरेंट्स उस चीज़ की कोशिश करते हैं कि बच्चों को वो वैल्यूज़ इस फॉर्म में दे। तो फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है, या फैमिली किस तरह से वैल्यूज़ इम्पार्ट करती है, इन मेथड्स से। ये वो मेथड्स हैं। बेड टाइम स्टोरीज में पंचतंत्र की स्टोरी सुनना, राजा था, राजकुमारी थी, फिर गुंडा आ गया, ये सारी कहानियाँ हैं, तुमने भी सुनी होंगी। नेक्स्ट, शॉर्ट में अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस पेरेंट्स बताते हैं बच्चों को कि देखो मुझ पर पैसे भी नहीं थे, तो तुमने भी सुनी होंगी, और फिर हम निकल गए थे और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन देखो फिर अब धीरे धीरे करके कैसे हमने आपको पढ़ाया है, कैसे हमने घर बनाया है, कैसे आप आज गाड़ी में घूमते हो, तो यू शुड वैल्यू इट। फिर लास्ट वर्ड ये होता है, यू शुड वैल्यू इट। मिल गया है ना, बहुत से लोग हैं जिनको मिलता भी नहीं है, तुम लकी हो। तो ऐसी बातें जब आप सुनते हो तो ये सही बात है। हम ज़रूर उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, हंस सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी भी तो है। तो आपको वैल्यू क्या मिली पेरेंट्स से, फैमिली से? एम्बिशियस होना, हार्ड वर्क करना, करेजियस होना, आप सिचुएशंस को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, आपने सीखी हैं। और हो सकता है पेरेंट्स के साथ बैठ करके आप उस चीज़ को इग्नोर कर दो, हंस दो, लेकिन जब आप खुद उस सिचुएशन में आओगे तो आप क्या बोलोगे? जब मेरे फैमिली ने किया है, मेरे फादर ने किया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप क्या बोलते हो कि फादर तो रूरल विलेज से निकल करके सिटी में आए थे, तो ही स्ट्रगल्ड एंड नाउ आई एम मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू वेस्टर्न कंट्री, सम अदर यूरोपियन कंट्री टू मेक माई लाइफ, सो आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग। तो देखो वो विलेज से सिटी में आए, मैं तो कंट्री छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं भी तो उसी फेज़ में हूँ जहाँ फादर थे। तो अब उनकी कहानियाँ याद आ रही हैं और मैं भी इतना करेजियस हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ बनाऊँगा। फिर मैं अपने आने वाली फैमिली को बोलूँगा, देखो मैं तो कंट्री से निकल आया था, तब गरीब था, आज देखो स्विट्ज़रलैंड में मैंने क्या घर बना लिया है। तो वो फ्यूचर हो सकता है, पर तुम ऑफिसर बन रहे हो, ऑफिसर बनो। नेक्स्ट, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली अगर होगी, इतने सारे लोग होंगे घर में, तो कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो बच्चा वैल्यू पॉजिटिवली सीखेगा। जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली पे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दिया है शायद कल, तो वहाँ ये पॉइंट्स काम आएंगे। पॉजिटिव ये है कि बच्चा कॉपरेशन सीखेगा, आपस में कॉपरेट कैसे करना है। एक ही कमरे में 4-4 भाई सो रहे हैं, 3-3 भाई सो रहे हैं, तो फिर अब किसी का सामान यहाँ रखा है, वहाँ रखा है, और फिर आप उसमें एडजस्ट कर रहे हो, बोल भी रहे हो भाई सामान उठा कर रख अपना, और फेंक भी रहे हो, और फिर वहीं सो भी रहे हो सकता है। देन सेक्रीफाइस, डेफिनेटली फैमिली में कोई चीज़ आएगी, केक बड़ा सा आएगा, और हो सकता है कि फिर उसमें बहुत सारे टुकड़े हो जाएं और लास्ट पीस बचे, और आपका मन तो है खाने का, लेकिन फिर आप अपने छोटे भाई को बोलो नहीं नहीं तुम खा लो, कोई बात नहीं, मैंने तो वो खा लिया है। कभी कभी आपने देखा ही होगा आपकी फैमिली में चॉकलेट आती है, अभी रक्षाबंधन आएगा बहुत चॉकलेट आएगी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि फिर अगर आप एल्डर हैं तो छोटे भाई बहनों को दे देते हैं, अगर आप छोटे हैं तो फिर आप छीन लेते हैं, एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल, इट्स फाइन। कभी कभी हम पेरेंट्स को देते हैं चॉकलेट खाओगे, और वो कहते हैं अरे नहीं नहीं बच्चों तुम खाओ। एक चॉकलेट कैसे छोड़ सकते हैं, इतनी अच्छी चीज़ है ना। तो आप ऐसे बच्चे होते हो, आप कहते हो नहीं मम्मी कितनी अच्छी है, चॉकलेट ही छोड़ दी मेरे लिए, लेकिन वो एक सेक्रीफाइस है। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट ऐसे फैमिली में बड़े एग्जाम्पल्स भी होते हैं। केयर, फैमिली की तरफ से केयर रहेगा। आप परेशान हो तो आप सिर्फ ओपिनियन अपने पेरेंट्स से ही नहीं, अपने रिलेटिव से भी ले सकते हो, अंकल आंट, अपने कज़न, सभी एक साथ रहते हैं। टॉलरेंस सीखता है बच्चा, टॉलरेंस सीखता है फैमिली में, क्योंकि उसे पता होता है कि टेलीविज़न पर 8 बजे मेरा प्रोग्राम आना है, लेकिन चलनी न्यूज़ है, क्योंकि दादाजी भी बैठे हैं, अंकल भी बैठे हैं, पापा भी बैठे हैं, तीनों ही बैठे हैं, तीनों को कैसे मना करूं कि मुझे मेरा टेलीविज़न चैनल देखने दो। एंड देन यू फील इट्स ऑल राइट, नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, कल स्कूल में फ्रेंड से पूछ लूँगा क्या हुआ था, और फिर आगे देख लेंगे, वो तो 30 मिनट्स का तो था ही, कोई बात नहीं। आज ज़माना बदल गया है कि तुम नेट पे देख लोगे बाद में, या तुम अपने आप से ये भी कह सकते हो कोई बात नहीं अभी अपलोड हो जाएगा ऑनलाइन तो मैं तब देख लूँगा। दिस इज़ टॉलरेंस, आप इसको सहन कर रहे हो कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसा क्यों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे का एटलीस्ट अर्ली अपब्रिंगिंग में। और ग्रैंड पेरेंट्स का ना होना और होना, ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि पेरेंट्स एक बार को टाइम उतना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अपने काम की वजह से, अपने वर्क की वजह से बिजी होंगे, बट ग्रैंड पेरेंट्स डेडिकेटेडली उस बच्चे को समय दे सकते हैं। और वो कैसी वैल्यूज इम्बाइब कर सकते हैं बच्चे के अंदर, या किस तरीके से कर सकते हैं? स्टोरी टेलिंग वगैरह तो कर ही सकते हैं, वो तो ठीक है, केयर कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, अच्छे बुराई के बारे में बता सकते हैं, और वैल्यूज इम्बाइब करने के लिए वो उसको जैसे टेम्पल ले जा सकते हैं, वो उसको उतना समय दे सकते हैं
जो समय हो सकता है फादर नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। अब बच्चे को अगर टेम्पल लेकर के जाते हैं तो उसके अंदर वो वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ और अलग अलग तरीके की वैल्यूज़, सोसाइटी की वैल्यूज़, ये सब आ सकती हैं उसके अंदर। और इसकी वजह से क्या होगा, बच्चा जब उसकी अपब्रिंगिंग होगी, बड़ा होगा, तो वो उसके अंदर बिलीफ होगा सुपरनैचुरल, जो भी गॉड जिसे वो मानता है, सिर्फ टेंपल की बात नहीं है, किसी भी तरीके की जगह ले जा सकते हैं रिलीजियस प्लेस पर। तो रिलीजियस प्लेस से एक अलग ही तरीके से रिलीजन के रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज़ इनकलकेट होंगी वो यहाँ से हो जाती हैं। अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो पेरेंट्स के पास हो सकता है इतना समय हो और वो समय निकालते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी निकाल पाए तो फिर ये वैल्यू इस तरीके से जो ग्रैंड पेरेंट्स दे सकते हैं वो नहीं होती। प्लस ग्रैंड पेरेंट्स के अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ऑब्वियसली एक जनरेशन के बियॉन्ड हैं, तो वो बहुत ही यूनिक होते हैं, जो हो सकता है कि वो बच्चा आज के समय में, आज की सोसाइटी में नहीं देखता हो। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं कि हमारी तो अपनी खुद की ही गाय हुआ करती थी घर के अंदर, तो अब बच्चा सरप्राइज है कि घर में गाय आप रखते थे, मतलब हद्दी हो गई है। पापा तो मार्केट का दूध ले आते हैं, मार्केट में जाते हैं और फिर वो अमूल का पैकेट ले आते हैं या XYZ कंपनी का पैकेट ले आते हैं। आप अपने घर में रखते थे गाय, मतलब फिर तो कहते हैं हाँ, फिर वो मेरी काव का नाम ये था और फिर मैं उसे रोज़ सुबह खाना खिलाता था। और फिर दादाजी कहते हैं फिर शाम को हम बैठे बातें करते थे, तो काव जो है बात भी कर रही है आपसे। बच्चा हैरान होकर देख रहा है, सुन रहा है कहानी। लेकिन धीरे धीरे उस स्टोरी से बच्चा ये ज़रूर सीख गया कि एनिमल के साथ हमें लविंग और केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। छोटी सी कहानी, लेकिन वो कितनी बातें सीख गया जस्ट बिकॉज एक्सपीरियंस है। लेकिन अब नेगेटिव साइड, अच्छा देखेंगे तो फिर बुरा भी तो फिर समझ में आना चाहिए। वो तुम बताओ जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट, अब वो क्या चीज़ है जो बच्चा सीख गया, जो ये सब जॉइंट फैमिली और ये सब नहीं होता तो शायद नहीं भी सीखता, सीख गया। पर एक एग्जाम्पल तो मैंने भी दिया था, जॉइंट फैमिली में हो सकता है कॉपरेशन तो वो सीख गया, टॉलरेंस भी सीख गया, सेक्रीफाइस भी कर दिया, लेकिन हो सकता है कि परिवार में वो हमेशा ही कुछ ना कुछ खटपट हो रही हो। कभी आंटीज़, कभी कज़न्स, कभी अंकल्स, पापा, कभी दादी, मम्मी, कुछ भी हो सकता है। उसके पास हमेशा ही एक ऐसा इन्वायरमेंट होगा जिस इन्वायरमेंट में वो हो सकता है वायलेंस भी देख रहा हो सकता है कि वो सेक्रीफाइस तो सीख रहा हो लेकिन वो ग्रीडीनेस भी सीख रहा हो, पॉसिबल है। और ज़मीन का झगड़ा चल रहा है और फिर चाचा कुछ कह रहे हैं और अंकल, वो वाले अंकल कुछ कह रहे हैं और पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, एंड देन वो सीख गया वो अच्छा है वो बुरा है, और वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगी एक तरीके से। और हो सकता है वो जेंडर बायसनेस भी सीख जाए, क्योंकि उसको ये पता चले कि दादा दादी एज अ बॉय हूँ मैं तो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं और छोटी बहन को नहीं करते या बड़ी दीदी को नहीं करते, मुझको लेकर के जाते हैं, मुझे चॉकलेट दिलाते हैं। और जब खाना देते हैं तो खाने में भी हो सकता है कि बायसनेस हो, मुझे भर के मिलता है इवन तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन बाद में बचता भी नहीं है फैमिली अदर मेम्बर्स के लिए। ये सुनने में हो सकता है आपको लगे कि क्या ही बोल रहे हो सर, लेकिन देखो ये होता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये रियलिटीज़ हैं कुछ। और आप, अच्छी बात है बड़े शहर में बैठे हो, लेकिन बहुत सी छोटे छोटे रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में भी इनफैक्ट ऐसी बायसनेस है, वो एग्जिस्ट करती है, वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपको कभी ना कभी ऑब्जर्व हो जाएगी। और बच्चा अगर इतनी छोटी सी एज में ये जेंडर बायस अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीख जाता है तो देन इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड। या फिर रिलीजियस बायसनेस, रिलीजियस बायसनेस कैसे कि उसको तो स्कूल में पढ़ाया गया सेकुलरिज्म के बारे में, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, है ना, उसको बनना होगा सिविल सर्वेंट, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, वो तो सेकुलरिज्म पढ़ रहा था, प्रियम्बल पढ़ रहा था। लेकिन जब घर आता है तो उसको पता लगता है कि सेकुलरिज्म नहीं है, दादा दादी उसको रोज ही लेकर के जाते हैं। अब देखो इसी पॉइंट को मैंने नेगेटिव बना दिया यहीं, कि वो जाना भी नहीं चाहता तब भी उसको दादा दादी उठा करके रोज़ शाम को लेकर के जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद जाना था, और फिर वहाँ जा करके बताते हैं कि देखो हमारा रिलीजन कैसे अच्छा है और दूसरों का कैसा है, और वो हमेशा यही बातें करते रहते हैं। तो बच्चे के अंदर बैठ जाएगा दिमाग में कि मेरा रिलीजन सुपीरियर है, और फिर हो सकता है वो बायसनेस सीख जाए। सेम पॉइंट को पॉजिटिव लिखना है पॉजिटिव लिखो, एग्ज़ाम में जब घुमा कर लिखना है तो घुमा करके लिखो। वैसे भी हम ये सब डिस्कशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं, वो ही है ना, 90% तो वही रीज़न है तो इसलिए उसी पर्सपेक्टिव से सोचो। बाकी पेट्रियार्की सीख सकता है बच्चा, एक माइंडसेट उसका पेट्रियार्कल हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। और उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं मिले, मतलब
एक तो पेरेंट्स को वो चॉइस नहीं मिले, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे की ब्रिंगिंग ऐसे हो, लेकिन दादा कुछ कह रहे हैं, दादी कुछ कह रही है, अंकल फिर कुछ और ही सिखा के चले जाते हैं। पापा ने सिखाया था अपना जो है सामान जो है समेट कर रखा करो, पंक्चुअलिटी, टाइम पे आया करो, और अंकल कहते हैं ठीक है आराम से चलेंगे, पार्टी तो है, 9 बजे का टाइम दिया, 10:30 चलेंगे, खाना खुलता है। तो आपको इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कोई और दूसरा रिलेटिव सिखा दे और पेरेंट्स के पास चॉइस ना रहे। पहली चॉइस तो पेरेंट्स पे नहीं रही, दूसरी चॉइस उस बच्चे पे नहीं रही, क्योंकि बच्चे को खेलना था क्रिकेट शाम को, लेकिन उसको दादी उठा करके टेम्पल ले जाती है। कुछ भी जैसे भी समझ में आए, एग्जाम्पल बहुत सारे दे दिए मैंने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप उसे लिख सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव तो मिली है। सोशल इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये सोशल इन्फ्लुएंस एक गैदरिंग में हो सकता है रिलेटिव्स के साथ, ये सोशल इन्फ्लुएंस पूरे फैमिली ट्री में हो सकता है। अंकल सेल्फ मेड मैन है, अंकल ने स्ट्रगल करी है, उनके पास कुछ भी नहीं था जब वो 30 इयर्स की एज में थे। आज तो मैं, बच्चा क्या कह रहा है, आज तो मैं 10 इयर्स का हूँ, लेकिन मैं अंकल को देखा है मैंने कि वो कैसे कैसे रात के 2-2 बजे तक काम करते थे। और फिर नेक्स्ट डे उन्होंने जो है एक कंपनी ज्वाइन करी, कंपनी में फिर वो और घर पे लेट आने लगे, मेहनत करने लगे, फिर उन्होंने गाड़ी खरीद ली। फिर मैंने देखा अंकल के पास आज कितनी अच्छी एक बढ़िया सा टीवी है उनके घर में, हमारे घर तो है भी नहीं। आपने क्या काम किया, अंकल की उस प्रोग्रेस को, सक्सेस को अपने अंदर इम्बाइब कर लिया। अब या तो 2 चीज़ें सीख सकते हो वहाँ से, या तो आप सीखोगे वेल्थ, मनी मेकिंग, मटेरियलिस्टिक एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू आप हार्डवर्क सीख सकते हो, कमिटमेंट टू द वर्क सीख सकते हो, ठीक है, ऑनेस्टी सीख सकते हो। ऑनेस्टी से याद आया, अभी रिसेंटली न्यूज़ है एक, कौन से ऑफिसर हैं वो, ट्रैफिक ऑफिसर है ना, उनको क्या मिला, 45 लाख का एक बैग मिला था, और उनको 45 लाख का वो जो बैग मिला उन्होंने जाकर के पुलिस को दिया। ऐसे क्यों देख रहे हो, अच्छा तो किया, अच्छा किया, ठीक है, एथिक्स की क्लास है, सीखो कुछ, अपने अंदर के थॉट्स को हटाना है थोड़ा सा। उन्होंने उसको पुलिस स्टेशन में सबमिट किया, और उनकी उस ऑनेस्टी को देख करके, छत्तीसगढ़ का ये एग्जाम्पल है, नीलांबर सिन्हा नाम है शायद उनका, उनकी उस ऑनेस्टी को देख करके बहुत से रिवॉर्ड्स सीनियर्स ने उनको दिए उनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए। ये एक एग्जाम्पल है जो रिसेंट एग्जाम्पल है लास्ट वीक का, इसको आप एग्जाम में लिखिए, नाम के साथ प्रॉपर आप कोट करके आइए, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं हम, सोसाइटी के नियर बाय जो एग्जाम्पल्स होते हैं वही कोट करें, ये रियलिस्टिक लगता है आंसर, वरना बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, एग्जाम्पल भी देने हैं और फिर अपने भी देने हैं। तो मैं इससे क्या सीखता हूँ, मैं इससे सीखता हूँ कि ऑनेस्टी आज भी, पहली बात तो जब हम बोलते हैं ना कि सब ऐसे ही हैं, कुछ नहीं हो सकता देश का, तो ये सारी बातें हमें नहीं बोलनी है, क्योंकि मैं आज भी ऐसे लोगों को देखता हूँ जो ऑनेस्ट हैं और उनकी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ठीक है। तो ये एक रिसेंट एग्जांपल है। एनीवेज, फैमिली एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट के तरीके से वैल्यूज़ को सिखा सकती है आपको। इसका एक एग्जांपल है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये एनिमल बिहेवियर में, ह्यूमन बिहेवियर में ये टॉपिक पढ़ते हैं हम, ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसमें होता क्या है, एक माउस है, एक जो केस है, जो एक्सपेरिमेंट था वो इस तरीके का था, एक माउस था, और उस माउस को बोलते हैं कि वो लीवर अगर खींचता है ना, तो ऐसे में रिवॉर्ड्स इंड्यूस्ड इंक्रीज इन द बिहेवियर। जब वो लीवर खींचता है तो ऑब्वियसली उसको फिर रिवॉर्ड देते हैं, जब वो लीवर नहीं खींचता तो ऐसे में बेल बज जाती है और फिर उसको पिटाई होती है उसकी, या फिर उसको जो है खाना नहीं मिलता, जो भी है। एक्सपेरिमेंट में नहीं जाना हमें डिटेल में, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उसको रिवॉर्ड मिलता है जब वो लीवर खींचता है। यहाँ पर देखो, उसने लीवर दबाया तो रिवॉर्ड निकल गया, लीवर उसने नहीं दबाया कोई रिवॉर्ड नहीं है, भूखा रहे। इस तरीके से ऑपरेंट कंडीशनिंग करी जा सकती है। ये कंडीशनिंग पेरेंट्स भी करते हैं, अरे वाह तुमने अपना रूम क्लीन कर दिया, आज शाम को पिज़्ज़ा पार्टी, है ना। हो सकता है बच्चे को पिज़्ज़ा पसंद हो, और वो 3 दिन से चिल्ला रहा था मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन माँ बाप ने क्या बोला था, जब तक आप अपना रूम क्लियर नहीं करोगे हम आपको पिज़्ज़ा नहीं खिलाएंगे, जब तक अपना होमवर्क फिनिश नहीं करोगे। सारे काम करा लेते हो यही सब बोल बोल के। इस बार 10th में बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे तो आपको बाइक गिफ्ट कर देंगे। अब बॉयज़ के लिए तो मतलब अपने आप में सपना है ये कि 10वीं क्लास में नंबर अच्छा है तो बाइक मिलेगी। अब तो भैया को मिल जाती है तो छोटे भाई को वैसे ही मिल जाती है, वो बात अलग है, ठीक है, घर में आ गई, वो तो 7th में ही था, उसको बाइक मिल गई, वो घुमा रहा है। लेकिन एक रिवॉर्ड है, एक पनिशमेंट है। पनिशमेंट क्या है, अंधेरा हो गया है और तुम अभी भी घर से बाहर खेल रहे हो, अब बाहर ही खड़े रहो, अब 15 मिनट तुम बाहर खड़े रहो, तुमको पानी नहीं मिलेगा। अरे पानी तो दे ही सकते हैं, क्या हो गया। फिर पापा कह रहे हैं अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं, पानी दे देते हैं, क्या हो गया, बच्चा ही तो, आ जाओ अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं, बाहर मत खड़े रहो, मच्छर काट लेंगे। दादी कह रही है क्या हो गया, खेल ही तो रहा है,
ऐसा ऐसा क्या कर दिया उसने। अब ये मैं उस पिछले वाले एग्जाम्पल को दिखा रहा हूँ जहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और मम्मी अगर चाहती भी है कि बच्चा 2 वैल्यू सीख ले, वो सीख नहीं पा रहा, तो नेगेटिव है ये। लेकिन डेफिनेटली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एक ऐसा मेथड है, और ये कोलबर्ग्स थ्योरी जो मैंने आपको पहले भी बताई है मॉरल्स की, कि एक स्टेज ऐसी आती है 5 से 10 साल का जो बच्चा होता है उसको रिवॉर्ड पनिशमेंट ये सारी बातें समझ में आती हैं। अथॉरिटी, ग्रैंडफादर की, पेरेंट्स की अथॉरिटी है बच्चे के ऊपर। अथॉरिटी है मतलब नंबर नहीं आया स्कूल में, दे दिया एक, लेकिन यही काम स्कूल के टीचर ने किया होता, तो फिर पेरेंट्स क्या करते, निकलवाओ इस टीचर को, मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया। घर में खुद ही पीट रहे हैं, लेकिन बच्चे को स्कूल में हाथ नहीं लगाना है, मेरी अथॉरिटी है, मेरा बच्चा है। पड़ोसी चिल्ला रहे हैं, अरे बच्चा क्यों मार रहे हो, हमारा बच्चा है, हम कुछ भी करें। ये एक्सट्रीम है, हमें एग्जाम में ये नहीं लिखना। हमें एग्जाम में लिखना है कि पेरेंट्स की, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स की एक अथॉरिटी है बच्चे पर, और वो अथॉरिटी वो इस तरह से दिखाते हैं कि इवन इफ नेबर्स कहते भी हैं कि कोई बात नहीं, बर्थडे पार्टी है, 7 PM हो रहे हैं, 9 PM तक आ जाए घर पे, एंड पेरेंट्स से सो नो कम बैक, तो वो अथॉरिटी पेरेंट्स के पास है जिसे बच्चा भी समझता है, और वो कहता है अब पिट जाऊंगा अगर ज़्यादा कुछ किया तो, चुपचाप चलता हूँ, अगली बार देखेंगे। 2 टॉफ़ी उठाई और वापस घर। सो दिस इज समथिंग, जो अथॉरिटी जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के पास है, वो अथॉरिटी बाकियों के पास नहीं है, और ये फैमिली देती है। ये इंस्टीट्यूशन भी नहीं दे सकता, मैं इसे कंपेयर कर देता हूँ तो, और ना ही ये सोसाइटी में किसी के पास है कि राह चलता कोई आदमी जो है वो अथॉरिटी दिखाए कि बच्चे को जो है डांट दे। वो टीचर दिखा सकता है एक हद तक, लेकिन इट इज़ एन एक्सटेंट, इट इज़ अ लिमिट। जो फैमिली के पास अथॉरिटी है वो टीचर के पास भी नहीं है। ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, ट्रेडिशन और कस्टम्स बच्चे को सिखाए जाते हैं बहुत क्लियरली, और कल की क्लास में मैंने ये डिटेल में डिस्कस भी किया था, ट्रेडिशंस और मॉडर्न वाला जो कॉन्सेप्ट था, बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग एक तरीका है, घर में अथॉरिटी चलती है, पापा ने जो कह दिया बच्चे मानेंगे, है ना, पापा ने कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता, अब वही होगा। दोस्तों के साथ बैठे हुए शिकायत तो कर रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते, यार तेरे पापा अच्छे हैं, वो तेरे को जो मन करता है करने देते हैं, मेरे पापा मुझे करने नहीं देते। घर में आके बोल दिया बस ये होगा, उंगली दिखा दी, और हम बेचारे दोनों भाई जो है, तीनों भाई ऐसे ही सोचते रहते हैं। एक तो ये तरीका है, भाई ये वैल्यू सिखा दिया आपने अथॉरिटेटिव होने की, टीम वर्क का कोई वैल्यू रही नहीं यहाँ पर। लेकिन जब आपने डेमोक्रेटिक वैल्यू सिखाई तो आपने बोला चलो मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम ले रहे हैं तो उसके प्रॉस क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, क्या सही है क्या गलत है। घर में 20,000 रुपये हैं, 25,000 रुपये हैं, एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है या एक टीवी खरीदना है, चलो आ जाओ बैठ करके डिस्कस करते हैं। कुछ रिवॉर्ड मिला है, पापा का प्रमोशन हुआ है, कुछ पैसे आए हैं, तो चलो क्या चीज़ खरीदनी है घर के लिए, ठीक है। फिर वो लड़ाई हो गई घर में, ये आना है वो आना है, वो बात की बात है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक डिसीजन है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अगर फैमिली काम करती है तो बच्चे के अंदर भी वो टॉलरेंस आती है, बच्चे के अंदर वो वैल्यू आती है कि चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, और हो सकता है फ्यूचर में वो भी कोई डिसीजन ले तो वो सबके साथ मिलकर के डिसीजन ले, अपनी बात को भी रख सके। अब आते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पहले कुछ पॉइंट और है। मुझे बताओ फैमिली से नेगेटिव चीज़ें क्या सीखता है बच्चा। पॉजिटिव तो बता ही दी, कुछ नेगेटिव मैंने बता दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव्स तो मैंने बता दिए हैं, है ना। मैं वो पॉइंट्स लिख देता हूं कि भाई हो सकता है जेंडर बायसनेस सीख जाए बच्चा, हो सकता है रिलीजियस बायसनेस सीख जाए, हो सकता है पैट्रियार्की सीख जाए। ये पॉइंट्स तो डिस्कस हो गए। फ्रीडम ऑफ चॉइस भी हो गया, चलो भाई चॉइस की बात भी आ गई। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, और क्या क्या सीख सकता है। सोशल स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइप्स होता नहीं है कि हाँ ये ऐसे ग्रुप के लोग ऐसे ही होंगे, जजमेंटल हो सकता है वो, बिल्कुल सही है। और क्या सीख सकता है। इरेशनल हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस, फिर वो वही नेगेटिव साइड्स ऑफ द सोसाइटी हमने देख ही लिए। और क्या लिखोगे, हिपोक्रेसी सीख सकता है।
हिपोक्रेसी एग्जाम्पल तो, कहते कुछ और है करते कुछ। अरे वाह क्या बात है, यही सब है, कहते कुछ है करते कुछ है। खुद तो मुझको सिखाते हैं कि ऑनेस्ट होना चाहिए, और ऑफिस में पता चला पापा पे केस चल रहा है ब्राइब का, फिर वो क्या करें हम, है ना। ठीक है, क्या कर सकते हैं, और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। सर हम ऐसा एग्जाम में लिख सकते हैं जैसे ये इंग्लिश में कहते कुछ और है करते, नहीं कर सकते। लेकिन सर जैसे अगर कोई फेमस स्टेटमेंट्स जो होता है, स्टेटमेंट्स ना, कोट्स, हाँ। वो अलग बात वो है, लेकिन लिखो। ऐसे नहीं लिखो। हिपोक्रेसी इसमें लिखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया दैट पेरेंट्स कैन बी हिपोक्रेटिक एट टाइम्स, दे से दैट जेंडर इक्वालिटी शुड बी देयर, बट आई हैव सीन दैट समटाइम्स माय सिस्टर गेट्स लेस फूड इन कंपैरिजन टू व्हाट आई गेट। तो आप एक लाइन में लिख सकते हो। नेक्स्ट, कास्टिज्म, एलिटिज्म, लिमिटेड वर्ल्ड व्यू, बिल्कुल सही है। लेबर नहीं सीखते हैं। लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर, यस। एग्जाम्पल रियल लाइफ का, मेड, मेड के साथ एक एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना एट टाइम्स, जबकि जितना उसको मिलना चाहिए पैसे उतने पैसे नहीं देती हैं मम्मी, और उसको रोज़ क्या करती हैं, गंदा गंदा बोलते हैं। तो क्या है कि उसकी वैल्यू हमें करनी चाहिए इंडिविजुअल की, और जैसा हम बिहेव करते हैं वैसा ही रेसिप्रोकेशन में भी आता है, तो उसकी वजह से घर में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता। वेरी गुड पॉइंट। कभी कभी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि अच्छे से बात नहीं करते बड़े भैया वेटर के साथ, एंड देन आई फील वेरी सॉरी, वेरी सैड। तो ये चीज़ें हैं। और क्या सीख सकते हैं इसमें, एक पॉइंट और है, मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी भी सीख सकता है। मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी मतलब अगर मैं पेरेंट्स को रोज ही देखूंगा कि वो नेबर्स के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो मेरे अंदर भी ये चीज़ आ जाएगी। इसके अलावा बच्चा और क्या सीख सकता है, बच्चे को फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो आपने वर्ड यूज़ किया था, उसमें बच्चे के अंदर हो सकता है ज़बरदस्ती फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन की भावना, सक्सेस की भावना उसके अंदर डाल दी जाए। अब देखो ये एक हद तक अगर है तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर उसको ये बोला जाए कि तुम सेकंड आए, दिस इज सो रॉन्ग, तुमको तो फर्स्ट आना चाहिए था, तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो और तुम मेरे बेटे हो, तो फर्स्ट आना ही चाहिए था, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। पापा ने पिटाई कर दी क्योंकि मेरे 98.9% थे, 99 नहीं आए। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, हो एप्रिसिएशन नहीं हो, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर आ जाए, बहुत सक्सेस आ जाए, और ऐसे में कभी कभी ये भी देखा है हमने कि वो इतना ज़्यादा हो जाता है बच्चे के अंदर कि उसका जो हिडन टैलेंट है वो छुप जाता है। एजुकेशन की तरफ इतना फोकस है कि अ गर्ल चाइल्ड हु वाज अ वेरी गुड डांसर, उसको क्लासिकल नहीं सीखने दिया, या उसको वेस्टर्न करना था पर उसको क्लासिकल सिखाया। उसकी वो फ्रीडम ऑफ चॉइस के अंदर ही आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, ध्यान रखना ये नेगेटिव्स हैं, क्रिटिक्स बोल लो, नेगेटिव्स बोल लो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। बाकी ये चीज़ें तो ठीक है, हमारी कंट्री में देखो क्या है ना कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा है नहीं। जिन कंट्रीज़ में रही है वो प्रॉब्लम, तो वहाँ आप प्रायोरिटी में लिख सकते हो एग्ज़ाम में, लेकिन हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम है वो है अनटचेबिलिटी की। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम इक्वालिटी की है। तो आप अपने कंट्री स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, लोकेलिटी स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिखो, ज़्यादा बेटर है। ये फेयर एंड ब्लैक, ये वाली प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में इतनी नहीं है जितना ये वेस्टर्न कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा है। रेसिज्म की, रेसिज्म अलग फॉर्म में है हमारी कंट्री में, इस फॉर्म में नहीं है ना। डन, चलो। लेकिन अगर आप एज अ होल ग्लोबल लेवल पर लिखना चाहो तो फिर आप वो केस लिखा सकते हो, केस लिख सकते हो। वो केस किसका था अभी यूएस में जो हुआ था, जॉर्ज फ्लॉयड केस। ठीक है, तो वो आप अगर ग्लोबल लेवल पर चीज़ें लिखते हो जब, ठीक है, तब आप कंपैरिजन लेवल पर लिखते हो तो अगेन गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, तब चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर। ये क्यों रुक गया भाई, आ गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे आपके अंदर वैल्यू को इनकलकेट कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करिकुलम। आपका सिलेबस ही क्या है,
अब इस सिलेबस में मॉरल साइंस की कोई क्लास ही नहीं होती, तो फिर कैसे सीखोगे? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एग्जाम्पल अगर हमें देना है तो हमने देखा है कि दिल्ली में इंट्रोड्यूस किया गया कौन सा करिकुलम, करिकुलम में कौन से सिलेबस में क्या ऐड करा गया? अरे हैप्पीनेस करिकुलम, हैप्पी करिकुलम। नहीं पता था? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। फॉरेन कंट्रीज में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हैप्पीनेस कैरिकुलम को इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज दिस हैप्पीनेस कैरिकुलम? ये गाइड करेगा स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने में, एक्सपीरियंस करने में, एक्सप्रेस करने में हैप्पीनेस, सिर्फ उस मोमेंट में ही नहीं, इनफैक्ट डीपर और सस्टेनेबल फॉर्म में भी। बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये हैप्पीनेस करिकुलम की, मैंने इसलिए इस अखबार की कटिंग को यहाँ लगाया है। और वो ये सीखेगा कि रिलेशनशिप उसके पर्सनल और सोसाइटी में कैसे होने चाहिए, इसकी वजह से। इन एडिशन वो डिस्कवर कर पाएगा अपने आप को भी और हार्मनी में, पीस में रहेगा सोसाइटी के साथ। बिलीफ ये है कि इफ वी इनकलकेट हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्डहुड, दे विल ग्रो एंड बिकम स्ट्रेस फ्री व्हेन दे विल बी एडल्ट्स एंड दे विल बी हैप्पियर एज वेल। और ये हैप्पीनेस करिकुलम और भी ज़्यादा क्यों है इंट्रोड्यूस करना? इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा खुद का कंट्री का हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग बहुत पीछे है। हमारे नेबर्स इनफैक्ट हमसे ज़्यादा हैप्पी लगते हैं कभी कभी, रैंकिंग में तो एटलीस्ट। पता है ना इंडिया की रैंकिंग? कुछ याद है? कुछ भूल गए प्रीलिम्स? इस रैंकिंग को देख लेना एक बार, एग्जैक्टली क्या रैंकिंग है। ये सारे जितने भी इंडेक्स हैं, इन इंडेक्स को, हंगर, ग्लोबल जो भी है, वो जीएस में तो आप यूज़ करते ही करते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको एथिक्स में यूज़ नहीं कर सकते। जब भी आपको नेशन के रिस्पेक्ट में चीज़ें लिखनी होंगी तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। और ये भी प्रॉब्लम सोसाइटी की हैं, हंगरी होना, न्यूट्रिशन नहीं होना, ये भी सोसाइटी की ही प्रॉब्लम्स हैं। तो एथिक्स में आप इनको, इन प्रॉब्लम्स को अगर सब्सटेंशिएट करना है अपने एक तथ्य को, तो आप आराम से उसको इन एग्जाम्पल से कर सकते हो। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है हैप्पीनेस करिकुलम की। और ये करिकुलम अगर होगा तो बच्चे के अंदर एटलीस्ट, स्कूल में तो वो चीज़ ये सीखेगा, चाहे घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, लेकिन स्कूल में तो सीख पाएगा। दूसरा है टीचिंग टूल्स। स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल बोले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज ही बोले, वो आपको सिखाता है टेक्नोलॉजी। वो आपको सिखाता है कि केस स्टडीज से कैसे सीखते हैं चीज़ें। वो आपको सिखाता है कि प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है। इसके जो मेथड्स हैं ना सिखाने के, वो थोड़े अलग हैं जो घर में होता है। घर में ये मेथड नहीं यूज़ होते कि प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, मम्मी ने आज सुबह उठ करके एक प्रोजेक्ट वर्क दिया है, मम्मी ने सीधा बोला है किचन साफ हो जानी चाहिए, बस प्रोजेक्ट वर्क है ये मेरा। ठीक है, उसके लिए, बच्चे के लिए वही प्रोजेक्ट वर्क है। एनीवेज, स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट वर्क मिलना, कॉलेज की तरफ से मिलना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है वैल्यूज़ को इनकलकेट करना। अब उस प्रोजेक्ट वर्क में क्या हो सकता है? टीम वर्क सीख जाएगा, ये तो पॉइंट है ही। इसके अलावा और वो वैल्यू क्या सीखेगा? डेडिकेशन टूवर्ड्स द वर्क, कोई पर्टिकुलर जॉब है उसके लिए डेडिकेटेड होना, एंथुजियाज्म, एनर्जी, ठीक है, क्रिएटिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिएटिविटी सीख सकता है बच्चा। टाइम वो हाई गया, ठीक है, टाइम यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी। अब अगर कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से विजिट्स होती हैं आउटसाइड, तो ये चीज़ें वैसे तो फैमिली में मेम्बर्स भी कर सकते हैं, लेकिन स्कूल जब कराता है तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। जैसे कि वो किसी एनजीओ में ले जा करके बच्चों को सिखाएगा कि देखो, बच्चों को आप क्या करो, समझो, उनकी कंडीशन को समझो, और कुछ टाइम के लिए उन्हें क्लासेस भी दो। तो जब आप उन्हें क्लासेस दोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी फैमिली की इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यूज़, आप इतने खुशनसीब हो कि आपको सब कुछ मिला। तो जो चीज़ आपको फैमिली सिखाना चाहती थी जता करके, वो आप ऐसे सीखोगे शायद, जब आप लोगों को रियलिटी में देखोगे। इसके अलावा अच्छा, इसमें कम्युनिटी वर्क भी आ जाएगा। क्लीनलीनेस ड्राइव चलाना, स्कूल की तरफ से ड्राइव है, स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेट करना है, कुछ स्टूडेंट जाएंगे और वो कम्युनिटी में नियर बाय सर्विसेज अपनी देंगे। तो ये भी चीज़ें आ सकती हैं, एग्जाम्पल आ सकता है। डिसिप्लिन्स हो सकता है स्कूल के करिकुलम में, करिकुलम से भी पॉइंट रिलेटेड है कि ये भाई बुकलेट्स हों, जो प्रॉपर बुकलेट्स एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करी जाती हैं और बच्चों को एज अ मॉरल साइंस सिखाई जाती हैं। तो ये करिकुलम के ही अंदर सब टॉपिक हो गया। ईजी टॉपिक है, सिंपल है। कम्युनिटी वर्क मैंने बता ही दिया है, क्लीनिंग ड्राइव, प्लांटेशन इवेंट्स, लोकेलिटी में जो ओल्ड पीपल हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी हेल्प करना, उनके लिए केयर करना। तो बच्चे वहाँ से सीखेंगे कि आज हमें स्कूल से लेकर के गए थे और हमने देखा कि कुछ ओल्ड एज
होम में, वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते और वो ओल्ड एज होम्स में रहते हैं। हमने उनसे बहुत सारी बातें करी, हमने उनको बहुत ज़्यादा गेम्स वेम्स खेले उनके साथ। तो मुझे अपनी दादी की याद आ गई, नानी की याद आ गई, और फिर घर जाकर मैंने फिर दादी को सब कुछ बताया और फिर उनके साथ भी खेला। तो मेरे लिए वो प्यार क्रिएट हो गया दादी के लिए। ऑब्जर्वेशन बिहेवियर ऑफ पीयर्स एंड टीचर्स। कभी कभी तो टीचर्स ही रोल मॉडल्स हो सकते हैं कि भाई टीचर जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताते हैं, आई फील वेरी इन्फ्लुएंस्ड कि ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट और शी हैज़ अचीव्ड अ लॉट, एंड आई शुड ऑल्सो बी inculcating those values, those discipline in my life because I am indisciplined. मैं तो लेट तक उठता हूँ और पूरे दिन कुछ नहीं करता, घर पे भी कोई हेल्प नहीं करता, बस घूमता रहता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ, खाता पीता हूँ और सो जाता हूँ। बट आई हैव सीन माई टीचर, वो अपने बता रहे थे और बहुत सारी बातें बता रहे थे। ये रिलेटिव बता सकते हैं, टीचर बता सकते हैं। स्ट्रगल मे बी द बेस्ट वर्ड। दूसरा हो सकता है पीयर्स साथ के अपने ग्रुप में। मैं देखता हूँ कि क्लास ख़त्म होने के बाद एक कैंडिडेट जो है कुछ खाता है और खाना खाने के बाद वो सीधे लाइब्रेरी जाता है, और मैं तो ऐसा करता ही नहीं था। मेरे को तो क्या है कि 4 घंटे तो बहुत पढ़ाई हो गई आज, सुबह 9:30 से क्लास थी, 2 बजे तो मैं जाके फिर खराटे मारता हूँ। सुबह उठा इतनी जल्दी यार, एक तो 8:30 उठना पड़ता है, और फिर मैं 2 बजे सो जाता हूँ, फिर आराम से 6-7 बजे उठता हूँ, फिर अपना देखते हैं क्या करना है, दिन शुरू करते हैं। इसके चक्कर में मैं अगले दिन फिर लेट हो जाता हूँ क्योंकि रात के 2 बजे सोता हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन आई हैव सीन माई फ्रेंड और उसने मुझे गाइड किया, एंड नाउ आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग टू चेंज माई रूटीन। किसी कॉलेज में, कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जब आप जाते हो तो वहाँ जा कर के आप देखते हो कि फर्स्ट ईयर में तो आप बस कोई सब्जेक्ट भी नहीं थे, ज़्यादा क्लासेस भी नहीं लगती थी, बस मूवी चले जाते थे दोस्तों के साथ। लाइब्रेरी पता तो थी पर कभी गए नहीं। लेकिन मैंने फिर अपने एक सीनियर से बात करी, मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। कहानी है ना, आपकी हो, आपके दोस्त की हो, पेपर में सब अलाउड है। एंड देन यू अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट। क्या होता है सिविल सर्वेंट, क्या करते हैं वो। जब मैंने उनसे सीखा और वो जब पढ़ाई कर रहे थे तो उनके तरीकों को, मेथड्स को ऑब्जर्व किया, आई रियलाइज आई एम वेस्टिंग माई टाइम, एंड देन आई इनकलकेटेड द वैल्यू ऑफ यूटिलाइजिंग माई टाइम एंड सर्विंग टू माई नेशन, बीइंग अ सिविल सर्वेंट। तो ये जब मैंने सीखा तो मेरे पास तो 3 साल थे, वो तो 4th ईयर में थे, उनके पास तो 1 ही साल था, वो तो अगले साल अटेम्प्ट दे रहे थे। बाद में हुआ ये कि वो तो नहीं बन पाए, लेकिन मेरे पास क्योंकि 3 साल से मैं बन गया। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। तो आपने सही समय पे अपने सीनियर्स को, अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में ये चीज़ देखी कि आपने वो चीज़ इनकलकेट करी। एंड देन एक इसका और बेटर एग्जाम्पल, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर, वो रिटायर्ड थे, लेकिन उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं कॉलेज में था, मतलब जब वो कॉलेज में थे, तो उनके कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स थे जो क्लास देते थे, पढ़ाते थे जूनियर्स को, ये जीएस पूरी, एंड इट वाज मैंडेटरी कि जब आप 3rd ईयर में आओगे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना है अपने 1st ईयर वालों को। एंड दैट वाज द एनवायरनमेंट इन द कॉलेज कि आप एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। आपको वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि वो रेलेवेंट है आपके लिए भी। एग्जाम में भी कभी कभी कल पूछता है तो आप लिख पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो उनसे बात करके मुझे समझ में आया कि वो वैल्यू उनके अंदर आई। कहाँ से आई? वैल्यू ऑफ यूटिलाइजिंग टाइम, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ये सब चीज़ें आई जब उन्होंने उनके सीनियर्स को देखा और फिर उन्हें भी एक दिन 2 साल पहले तो पढ़ाई करी, उसके बाद वो सब्जेक्ट्स फिर पढ़ाने पड़े। एंड दैट वाज अ ग्रुप, एंड दैट ग्रुप वाज अ फॉर्मल ग्रुप अमंग दम एटलीस्ट। वो इनफॉर्मल नहीं है, बहुत ही फॉर्मल है, स्ट्रक्चर्ड है, जिसके हेड भी हैं, जिसके नीचे सब कमिटीज़ भी हैं, सब डिपार्टमेंट्स हैं जो सब्जेक्ट हेड्स हैं। सो दैट वाज अ वेरी प्लान्ड स्ट्रक्चर। एंड हर साल उस इंस्टीट्यूट से मल्टीपल कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो अपने आप में एक सिस्टम क्रिएटेड है 4 साल के बीटेक के टाइम पर। ऐसे में पीयर्स के साथ ये चीज़ें सीखना या टीचर्स का इस तरह से मोटिवेट कर देना हो सकता है आपके लिए वो एक वैल्यू क्रिएट कर दे बहुत सारी, जो आप इंस्टीट्यूशन में सीखो, घर में बैठ कर के नहीं सीख पाते। समझ में आया? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अगेन मैं आपको छोटी छोटी 2-3 पार्ट बताता हूँ, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो आपके भी कुछ रियल लाइफ होंगे। घर जा करके ना थोड़ा सोचा करो, 10-15 मिनट लगेंगे बैठने में, स्लाइड चेंज करते रहो और सोचते रहो। जितनी कहानी तुमने क्लास में सुनी है, आराम से सुनाता हूँ मैं कहानियाँ, इसलिए सुनाता हूँ कि जब तुम अपने लेवल पर उसे अप्लाई करो ना अपनी रियल लाइफ में, सो यू विल ऑल्सो कम अप विद लॉट्स ऑफ पॉइंट्स। और यही एथिक्स है, बैठ करके सोचना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भागम दौड़ी में ख़त्म हो सकते हैं, ये नहीं हो पाएगा और एग्ज़ाम में पेपर पे दिख जाएगा कॉपी पेस्ट किया हुआ है कुछ।
नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट डिस्कस हो गया है। इनकलकेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, आपके स्कूल में एक्टिविटीज़ के थ्रू, कॉलेज में एक्टिविटीज़ के थ्रू हो सकता है कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ आपसे कराई जाएँ और आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए। ये सोसाइटी से भी मिल सकता है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सोसाइटी से ही मिल सकता है। मतलब जब आप परेशान होते हो तो आप अपने ग्रुप में दोस्तों के बैठते हो, उनसे डिस्कस करते हो एंड दे गिव द सॉल्यूशन अपने एक्सपीरियंस से। तो सोसाइटी से भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन से भी होती है, फैमिली भी लिख सकते हो। सेम पॉइंट है, फैमिली में भी आएगा कि फैमिली में जब हम प्रॉब्लम में आते हैं, परेशान होते हैं, तो हम अपने अंकल, अपने रिलेटिव्स, अपने कज़न सबसे बात कर सकते हैं क्योंकि फैमिली जॉइंट है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ अपना आप कॉन्स्टिट्यूशन कोट करोगे, साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर सकता है, जो डेवलपमेंट करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी भी हमें कहता है आर्टिकल 51A में एच पार्ट में, एच पॉइंट में, दैट अ सिटीजन, उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करे, अपने अंदर ह्यूमैनिज्म को डेवलप करे, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म लेकर के आए। देखो ये वैल्यूज ही तो हैं और ये तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी आपको बताती है कि आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं याद करके नहीं जाता ये पॉइंट, और मुझे साइंटिफिक टेम्पर तो याद रह जाता है, ड्यूटी याद नहीं रहती पूरी की पूरी लिखने क्या है एग्जाम में। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड टू वर्ड टिप पर याद होना चाहिए कि पहली बात तो 51A तो पता ही है, लेकिन उसमें पॉइंट कौन सा है, एच है। मैंने उस दिन एजुकेशन के रिस्पेक्ट में बताया था, गार्जियंस की ये ड्यूटी है, पेरेंट्स की, कि वो बच्चे को पढ़ाएं अपने 6 to 14 ईयर्स। कौन सा वाला पॉइंट था, देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, ये रटे हुए होने चाहिए। जितने भी पेपर्स हैं आपके पास, DPSP नहीं पूछ रहा मैं, फंडामेंटल ड्यूटी पूछ रहा था। फंडामेंटल ड्यूटी है ऐसी या नहीं, पहले तो ये बता दो। ये सब कोट करने होते हैं एग्जाम में, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें कोट करने एग्जाम में, ये इसलिए भी कि कल तुम सिविल सर्वेंट बनोगे, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे फंडामेंटल राइट और ड्यूटी क्या है। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। फिर आपको ये याद होने चाहिए। एक बार को हो सकता है आप एच भूल जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, लेकिन कम से कम ऐसी ड्यूटी एग्जिस्ट करती है ये तो पता हो। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पॉलिटी में पढ़ाए नहीं जाते। फंडामेंटल ड्यूटी हैं ये ऐसी, ये इतनी ड्यूटीज़ हैं, इसमें ए के बाद में ऐड कर दी गई थी इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कौन सा था वो, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें ऐड करी गई है, श्योर, ठीक है। तो द पॉइंट हियर इज कि ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनीवेज मैंने आपको ये बता दिया है, ये आपके ऊपर है इसे आप कैसे यूज़ करोगे। कोट लिखो, लिखो क्या मतलब, इस पे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इस कोट को डिस्कस करना है विद योर रियल लाइफ एग्जांपल्स, इसे एक्सप्रेस करना है कोट को रियल लाइफ एग्जांपल। प्रियम्बल कब हुआ था ये अमेंडमेंट, प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है, एक ही बार। 3 शब्द बाद में ऐड करे गए थे, कौन कौन से हैं वो, वैल्यूज है ना ये। आप प्रियम्बल से भी वैल्यूज निकाल करके कल एग्जाम में यूज कर लेना। वैल्यूज नहीं भी याद आ रही हो कि वैल्यू कौन सी एग्जाम्पल लिखूं। अब मतलब मेरा कहने का यहाँ पर यह है कि आपके सिलेबस में ही बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं जिसे आप आराम से लिख सकते हो एग्जाम में, जिसे रिकॉल करना है बस, याद तो आपको ऑलरेडी है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब बता दो पहले तो। एक ऐसा आदमी बना दोगे आप जो क्लेवर तो है, इंटेलिजेंट तो है, लेकिन उसकी थिंकिंग कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव, उसकी डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है और वो एक डेविल की तरह है, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वैल्यू की। या फिर एजुकेटिंग अ माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल, एरिस्टोटल का कहना है ये। तो आपको इस तरह की कोटेशंस आ सकती हैं एग्जाम में, और ये कोटेशंस आपको फिर एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगी कुछ चीज़ें कि समझाओ, एक्सप्लेन करो, अपने रियल लाइफ एग्जांपल दो।
मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन अपने आप में एक टॉपिक तो आप GS2 में पढ़ते ही हो पहली बात तो टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल पॉइंट्स आपको वहाँ पता होंगे। भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या अच्छी बातें हैं ये आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट इसको अपने सिलेबस से भी लिंक करो एथिक्स के। अगर एथिक्स में आया है तो फिर हमें सिर्फ वो बातें नहीं लिखनी, एजुकेशन का रोल, वैल्यू इनकलकेशन, ये अपने आप में जो टॉपिक पूरा पढ़ाया गया है अभी, उससे चीज़ें निकल करके आ जाएंगी। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे नेगेटिव्स। क्या नेगेटिव्स हैं भाई एजुकेशन सिस्टम के? वैल्यूज अच्छी अच्छी तो इनकलकेट कर लोगे, लेकिन कुछ गड़बड़ भी तो सीख जाओगे, या रीजनिंग बन गई है कि भाई ये इस वजह से नहीं सीख पा रहे हैं। दोनों ही पॉइंट्स बता दो। पहला, नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का नेचर कैसा है? रोट लर्निंग का है, मतलब रटो और पास करो। टेस्ट किसका हो रहा है? टेस्ट हो रहा है मेमोरी का, टेस्ट एक्सपीरियंस का, ऑब्जर्वेशन का, वो तो हो ही नहीं रहा। तो लर्निंग मेथड्स, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें ऑब्जर्वेशन ये भी होना चाहिए, इसमें स्किल का इम्पार्टेशन होना चाहिए। और ये चीज़ हमने किससे करी है? ये चीज़ हमने अभी कोशिश करी है नए एजुकेशन पॉलिसी में, जहाँ वोकेशनल स्किल्स इंट्रोड्यूस करी गई हैं। ठीक है, चलो और क्या नेगेटिव्स हैं? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कैसे? एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स कैसे एजुकेशन में घुसा रहे हो यार? मतलब कुछ भी सर, बट यस इट इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स। हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर देना, जैसे कि एग्जाम्पल वीर सावरकर के बारे में लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, टीपू सुल्तान इस सिलेबस में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसी न्यूज़ हम ऑलरेडी सुनते ही हैं। हिस्ट्री की बुक्स को तो सबसे रियल लाइफ में सीधे एग्जाम्पल आप लिख ही सकते हो कि पॉलिटिक्स इसमें कैसे घुस जाती है। ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इनफैक्ट अभी एक डिबेट चल रही है इस डिबेट को कैसे यूज़ करोगे आप अपने एग्जाम में, एथिक्स में? क्या डिबेट है अभी? पार्लियामेंट पे अपनी नई बिल्डिंग पर एक उद्घाटन होता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं और एक डिबेट शुरू हो जाती है। क्या डिबेट है? एटलीस्ट मुद्दा तो पता हो। पहली बात तो यही नहीं पता तो फिर तो मे गॉड ब्लेस यू। तो नेशनल एम्बलम पर एक डिबेट चल रही है। डिबेट क्या है? जो लायन है, जो आपके 4 लायन हैं जिसमें 3 दिखते हैं, एक पीछे होता है, उसका माउथ क्लोज है या ओपन है? तो ऐसे में जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें माउथ उसका ओपन दिखाया है, मतलब वो लाइंस रोरिंग लाइंस हैं, जबकि ऐसा कहते हैं कि वो तो माउथ क्लोज होना चाहिए। मतलब या तो हमारी कंट्री ये डिपिक्ट करना चाहती है कि जब माउथ क्लोज है तो हम पीसफुल हैं, और जब हम रोरिंग बोलते हैं तो इसका मतलब हम एग्रेसिव हैं। तो क्या हमारी कंट्री का नेशनल एम्बलम जस्ट बिकॉज माउथ ऑफ द लाइन इज ओपन और क्लोज, इससे हमारी अप्रोच टूवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस, टूवर्ड्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल इश्यूज, सोसाइटी इश्यूज, साइक ऑफ एन इंडिविजुअल, साइक ऑफ द नेशन, क्या ये सब क्वेश्चन मार्क में आ जाती हैं? तो ये एक डिबेट है। इसके डिबेट में एथिक्स पर क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्या करोगे? पहली बात तो किसे जस्टिफाई कर, एक क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको कल डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोचो, तुम घर पे जाओ आराम से सोचो, और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लिखो और मैं 3 पॉइंट एक्सपेक्ट करूँगा, आप फॉर में बताओ, और 3 पॉइंट आप उसको कि भाई नहीं होना चाहिए नेगेटिव।
ये चीज़ें हो सकता है आपको एथिक्स के पेपर में काम आए, हो सकता है ऐसे के पैराग्राफ में कहीं काम आ जाए, या हो सकता है जीएस में भी डायरेक्टली एंशियंट हिस्ट्री से वो उठा करके अशोक के एम्बलम पर क्वेश्चन बना दे। तो ये हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कम से कम मेंस में नहीं तो प्रीलिम्स में तो फिर अगले साल पक्का एक टॉपिक बन जाता है कि अशोक के सिंबल्स, एम्बलम, लोकेशंस, एडिक्ट्स, ये अब वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है, और अब तो ये और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए। सो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें आप वैल्यू इनकलकेट करते हो, और होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस नहीं, लिख करके आओ, बोलो। सर ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है कि चेंज हुआ है, ये एज्यूम कर सकते हैं क्वेश्चन में? तो वो तो हो गया ना, न्यूज़ है नहीं, वो तो बिल्डिंग पे है यार अब तो, मतलब जस्टिफिकेशन दिया था कैमरा एंगल वगैरह का, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चेंज हो चुका है, क्या एज्यूम करके क्या करना है? कैमरा एंगल, मैं बात कर रहा हूँ डिबेट की, डिबेट चल रही है, डिबेट तो चल ही रही है। तो अब आप इसमें लिखें कि रोरिंग है तो क्या है और क्लोज है तो क्या है, मतलब इसमें आप चलो उसको इंसिडेंट को हाईलाइट नहीं करो, लेकिन डिबेट तो डिबेट है, इशू तो इशू है, ठीक है ना। चलो और क्या हो सकता है? नो अटेंशन टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन का है। फिजिकल एजुकेशन मतलब? हाँ सर, इंडिया के रिस्पेक्ट में सर फिजिकल एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया। नहीं, लेकिन हम नहीं कह सकते कि स्कूल में जो है गेम्स पीरियड नहीं होते, या हम ये नहीं कह सकते कि स्कूल में इक्विपमेंट्स नहीं होते, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फ्रेमवर्क नहीं होता, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं होता, वो हर इंस्टीट्यूट में। अब वी कैन नॉट से दैट उसके रिस्पेक्ट में एडिक्वेट ट्रेनर्स नहीं है, स्टूडेंट्स को गाइडेंस के लिए लोग नहीं है। ये पॉइंट आ सकता है कि वहाँ पर टैलेंट पूल रिक्वायर्ड है जो एक्सपर्टीज़ रखें और स्टूडेंट्स को गाइड करें। वो स्टूडेंट्स अपने इनफॉर्मल लेवल पर उसको इक्विपमेंट सर्विसेज को यूज़ करें, वो बात अलग है, बट ये पॉइंट ज़रूर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे लिंक करना है तो ऐसे लिंक करना है, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में, मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कमियां नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कौन सी वैल्यू है जो वो गलत चली जा रही है आपके अंदर। हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? इनकलकेटिंग द वैल्यूज़। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने आपके अंदर एक वैल्यू ऐसी डाल दी जो एक नेगेटिव कॉनोटेशंस देती है, ऐसे में क्या लिखोगे? तो एक नेगेटिव वैल्यू जो आपके अंदर आ सकती है अगर आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में हैं तो, और हो सकता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आपके अंदर कैसी वैल्यू डाल दे? रिलीजियस बायसनेस की, हो सकता है ना। समटाइम्स इट हैज़ बीन सीन एंड ऑब्जर्व दैट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, आपके अंदर वो एक ऐसी भावना लेकर के आ जाते हैं बच्चों के अंदर, एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि जब वो ग्रो करते हैं उनकी अपब्रिंगिंग जो होती है वो बायस्ड होती है, ठीक है। और हो गए सारे पॉइंट। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक पॉइंट है, एक कोट लिख लो, कोट है कोठारी कमीशन की, डेस्टिनी ऑफ नेशन इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। कोठारी कमीशन कब आया था? 60s में आया था। उसने क्या बोला था? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, है ना। ये सब बातें तो पता होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन इनकी एक कोट है जो लिख लीजिए कि डेस्टिनी ऑफ नेशन इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। तो इस चीज को आप आराम से लिख सकते हो इस टॉपिक में। डन, ठीक है ना। ये 5 पॉइंट काफी है, मतलब इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। चलो आगे चलें, और तो कुछ नहीं रह गया, सब पढ़ा दिया, डन है। आगे चलें, 2 टॉपिक डिस्कस हो गए, रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़ एंड रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सेपरेट भी आ सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं, अलग अलग बात है। अब बात करेंगे सोसाइटी की। सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वैल्यू इनकलकेट करने का जब सोसाइटी रिलीजन के रिस्पेक्ट में देखी जाए। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस तो हमने पढ़ लिए, लेकिन हमारी सोसाइटी में तो लार्जली हम देख ही रहे हैं, अलग अलग तरीके के सेक्ट के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। आप जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं उनकी तरफ से कुछ वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन कभी कभी आप दूसरे रिलीजन को भी ऑब्जर्व करते हैं तो भी वैल्यूज़ जनरेट होती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि गुरुद्वारे में लंगर सर्विस होती है, खाना दिया जाता है और वो कंटिन्यूस चलता है। कुछ ऐसे गुरुद्वारा भी हैं जो डे एंड नाइट फॉर्म में करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरे दिन कंटिन्यू करते हैं लंगर सर्विस को।
ऐसे में हमने गुरुद्वारा की तरफ से एक एग्जांपल जो रिसेंट टाइम का देखे तो कोविड-19 के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अवेल कराना, लोगों को हेल्प करना। हॉस्पिटल बेड्स नहीं है तो गुरुद्वारा में इस तरीके से बनाया गया सिस्टम कि लोगों को एडमिट कराया जा सके। ये हमें बहुत सारी वैल्यूज़ देता है सोसाइटी के तरफ से, है ना। तो वैल्यूज़ कौन सी हैं वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल को कोट करिएगा सीधे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिलीजन ने आपको 4 बातें सिखाई, आप उस रिलीजन के नहीं भी थे तब भी आपने वो बातें सीखी, ठीक है। रिलीजन टेक्स्ट बुक्स, रिलीजियस स्टोरीज, माइथोलॉजी, ये बहुत कुछ सिखाती है। तो आपको दो एग्जाम्पल अपने पास रखने हैं। किसी भी भगवान की या सुप्रीम पावर की कोई वैल्यू आप आराम से इसमें लिख सकते हो। श्री राम जी की, मैंने अभी दशहरा वाला एग्जाम्पल भी दिया था, वो भी आ जाएगा। ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स भी आपको वैल्यू देते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन मैंने भी बताया, त्यौहार आएगा, तो अगर ब्रदर एंड सिस्टर की बॉन्डिंग है तो फैमिली में वो बॉन्डिंग होनी चाहिए। एक तो वो वैल्यू क्रिएट होना, केयर होना, रिस्पेक्ट होना, प्लस वुमेन की भी रिस्पेक्ट करना। क्योंकि अगर आपको आज आपकी सिस्टर राखी बांधती है तो आपको ये भी पता है कि येस सम अदर गर्ल, सम अदर वुमेन इज ऑल्सो अ सिस्टर, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन एट द एंड, ठीक है। माथे पे लोग तिलक लगाते हैं, हिंदुइज्म में माथे में लोग तिलक लगाते हैं, और ये एक सिंबल है करेज का, ब्रेवरी का, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि वॉर वगैरह के लिए जब क्षत्रिय जाते थे तो वो अपना टीका वीका लगा कर जाते थे, फिर अपने पूरा थाल घूमती थी आगे उनके। तो फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं एकदम लार्जर देन लाइफ, बट रियलिटी भी थी। और आज भी ये रियलिटी है कि लोग कुछ हैं, ग्रुप हैं, सेक्ट हैं जो तिलक को मानते हैं कि वो ब्रेव हैं, करेजियस हैं। अगर मैं बोलूँ कम्युनिटी में रिलीजन के रिस्पेक्ट में इसको लिंक करूँ टॉपिक को, तो पग जो होती है वो भी एक ब्रेवरी एंड करेज का सिंबल है जो सिख कम्युनिटी में देखा जाता है। और सिख कम्युनिटी के तो 5 सिंबल हैं ही जो उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसमें खंजर जो होता है एक, वो भी ये बताता है कि वो कभी भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा आगे है। इसके अगेन एग्जांपल है सिख रेजिमेंट, आप उसको आराम से लिंक कर सकते हो। उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने में। या फिर आप उसको लिंक कर सकते हो कि भाई यूएन फोर्सेस में भी या आज़ादी के समय पे भी इस तरीके से यहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है। तो वो एक सिंबल है, रिलीजियस सिंबल, जिसको हम रिलेट करते हैं किससे, ब्रेवरी से, करेजियसनेस से। जैसे एक एग्जांपल ये है, सिंपल है, एक एग्जांपल छोटा सा बस। तो ये ट्रेडिशंस, ये कस्टम्स आपको बताते हैं, सोसाइटी आपको बताती है कि कौन सी वैल्यू आपके अंदर आनी चाहिए। लेकिन ये ट्रेडिशंस कभी कभार, या कुछ ऐसे, ये नहीं, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस भी है जो आपको फिर नेगेटिव कॉनोटेशन देंगे, नेगेटिव वैल्यू इनकलकेट कर देंगे। हो सकता है कि during struggle time before 1904 that Bal Gangadhar Tilak organized that Shivaji festival। तो उन्होंने वो फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन वहाँ तो उनका वो पॉजिटिव सेंस ये था कि वो उन फेस्टिवल्स से लोगों को इकट्ठा कर करके ये मैसेज भी देना चाहते थे, स्प्रेड करना चाहते थे कि आप लोग भी इस लड़ाई में जुड़ें। वो बात दूसरी है कि उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये हुआ कि उन्होंने रिलीजियस जब सिंबल्स को यूज़ किया तो बाकी रिलीजन के लोगों को लगा कि फिर ये तो बायस्ड है, वो यहाँ नहीं फिट होता। यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को देखो, जैसे कि भाई सुपरस्टिशियस होना, ये आपका ट्रेडिशन हो सकता है आपके अंदर इंकलकेट कर दे और फिर आप सुपरस्टिशियस हो जाओ किसी चीज़ के लिए। या कोई पर्टिकुलर जो प्रथा उन्होंने बताई कि भाई वो नेगेटिव है, चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं ट्रेडिशंस में। पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स इंकलकेट कर देगा जो है वैल्यू ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेसी इन यूथ। सोसाइटी के रिस्पेक्ट में हम ये बात कर रहे हैं, और सोसाइटी में हम बात कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पार्लियामेंट की बात करते हैं। यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम, सुना है? क्या है यूथ पार्लियामेंट? तो ये यूथ पार्लियामेंट क्या चीज़ें बताती हैं कि भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम वैल्यू को इनकलकेट कर रही हैं। इस पॉइंट को पहली बात तो किसी इंस्टीट्यूट अगर करता है तो उसको इंस्टीट्यूट में डाल दो। सोसाइटी के रिस्पेक्ट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, दोनों तीनों एंगल से जैसे यूज़ करना चाहो कर सकते हो। बाकी सोसाइटी तो डायरेक्टली आपको ये चीज़ सिखाती है कि लिबर्टी, डेमोक्रेसी यूथ के अंदर इनकलकेट करना, ठीक है। इकोनॉमी आपको कैसे सिखाती है? कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों ही चीज़ें हमें कुछ कुछ सिखाते हैं। मैं अब इकोनॉमिक्स पे आ गया। देखो,
सबसे खास बात एथिक्स की यही है, जो पढ़ा है सब लगा सकते हो। सोचा भी नहीं होगा कि आप सोशलिज्म कैपिटलिज्म को एथिक्स में लिख कर आओगे, एंड यू डू दैट। तो क्या सीखने को भी कुछ मिलता है कैपिटलिज्म से? नेगेटिव तो बहुत सुना है, लेकिन हमारी कंट्री तो खुद कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है। हमारी कंट्री सोशलिज्म की तरफ जा रही है, कैपिटलिज्म की तरफ। हम कहते हैं FDI आए, FPI आए, FPI तो नहीं, लेकिन FDI तो डायरेक्टली आपकी कंट्री में सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट कर रही है ना। चलो वो बिल्डिंग खड़ी करते हैं, लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। एफिशिएंसी बढ़ती है सर, कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में। वैल्यू कौन सी सीखी कैपिटलिज्म से? हार्ड वर्क, गोल ओरिएंटेड। मुझे ऐसा लगता है इसमें सबसे अच्छी जो वैल्यू एक निकल करके आती है, जो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको लेनी चाहिए, वो है क्रिएटिविटी। क्योंकि जब इनोवेशन, जब आपके अंदर कंपटीशन आता है, एक वैल्यू क्रिएट होती है क्रिएटिव होने की। और जब क्रिएटिव होगे तो आप एफिशिएंट होंगे। एफिशिएंट, डिसिप्लिन। वेल्थ क्रिएट करना, मटेरियलिस्टिक होना, प्रॉफिट मेकिंग होना, ये नेगेटिव साइड हो गई। लेकिन कैपिटलिज्म की खास बात इसमें आराम से क्रिएटिविटी, एफिशिएंसी, ऐसी वैल्यूज आप लिख सकते हो। ठीक है ना? और कुछ आ रहा है माइंड में? हाँ, इनोवेशन। सोशलिज्म से क्या सीखते हैं? यूनिटी होना, इक्विटी होना, इक्वालिटी होना, ये सोशलिज्म से सीखते हैं। ग्रुपिंग्स होना, टीम वर्क होना, ये सारी बातें यहाँ से सीखते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसको भी हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी ही है जो हमें ये चीज़ें सिखा रही है। मीडिया क्या सिखाता है भैया आपको? पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या सिखाता है मीडिया? मीडिया कैसे आपको अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट कर सकता है? अच्छी अच्छी बातें बताओ पहले तो। ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रुथफुलनेस भी। क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि मैं तो, आपने पापा से बोला कि मैं तो अभी जो है ना स्कूल ट्रिप पर जा रहा हूँ, एक एजुकेशनल ट्रिप है और स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है, और लेट मी गो पापा, कुछ फंड लगेंगे 5-6 हज़ार रुपये के, वो मेरे अकाउंट में डाल देना, और स्कूल टीचर्स विल बी देयर, डोंट वरी, आई विल बी फाइन। और फिर आपके दोस्त मीडिया में क्या डालते हैं? बढ़िया समुद्र में कूदते हुए पानी पे फोटो चल रही है। आप घर पे क्या बोल के गए थे कि आप यहाँ पे कहीं हरियाणा में किसी स्टील फैक्ट्री में कहीं एक विजिट पे जा रहे हो, और पता लगा कि आप ऋषिकेश में पानी में कूद रहे हो, तो या समुद्र पे निकल के कहीं ज़्यादा ही तुम खुराफाती हुए, तो एंड देन पता लगा कि पापा भी फेसबुक अकाउंट में थे, फोटो वोटो देख लिया, आप टैग थे, पता लग गया, तो फंस गए। तो आपकी ऑनेस्टी तो है ना। तो इसमें क्या हुआ कि अगर आप ऑनेस्ट हो, या आप मान लो नहीं भी हो ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट हो, तो आपको पता है कि मीडिया आपका एक अकाउंट आपकी सारी रियलिटी बयां कर देगा, एक लिस्ट में, सीरीज में सालों की पूरा चिट्ठा निकाल के रख देगा, जितनी फोटो जहां शेयर हुई। सो यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल, यू फील मोर अकाउंटेबल। इसका मतलब ये नहीं है कि ओए दोस्तों को बोल दिया कोई फोटो नहीं डालेगा अकाउंट में, ये नहीं करना है। हम अब बस एथिक्स में भी अनएथिकल तो हैं ही, फिर उसके भी एक स्टेप और एक स्टेप और झूठ की लड़ियाँ लगा दे, वो नहीं करना है। लेकिन और ये एग्जाम में भी नहीं लिखना, लेकिन आप सिंपल एग्जाम्पल लिखो कि ये अकाउंटेबिलिटी लाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। मीडिया का रोल होता है कि चीज़ों को सामने लेकर के आए। अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, ये सब चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाता है। तो ये वैल्यू हम सीखते हैं कि कोई भी चीज़ बुराई है तो वो छुप नहीं सकती, वो सामने आ जाएगी। नेगेटिव साइड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। सिविल सोसाइटी, मैंने अन्ना जी का आंदोलन का एग्जाम्पल दिया था, और सिविल सोसाइटी ये काम कर सकती है कि क्योंकि पार्लियामेंट में एक बिल आना चाहिए लोकपाल के लिए, पास होना चाहिए, RTI एक्ट बनना चाहिए, जो बना है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये सब चीज़ें करने के लिए सिविल सोसाइटी क्या कर सकती है? लोगों के लिए, जनहित में इस तरीके का एक काम कर सकती है कि अल्टीमेटली पार्लियामेंट को फिर वो चेंज लाना पड़े। ठीक है। लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी में एक कम्युनिटी है जिसे हम कहते हैं डोंगरिया कौंड ट्राइब। ठीक है, ये उड़ीसा में इस तरीके की एक ट्राइब है जो नियमगिरी माउंटेन्स हैं जिनको बहुत ही सेक्रेट मानती है और इनका ध्यान रखती है। और इनका ये मानना है कि हम काम पे जाएं या ना जाएं, लेकिन हम इस माउंटेन की, इस हिल की, यहाँ पर फ्लोरा फौना की रिस्पेक्ट करते हैं और उसका ध्यान रखेंगे। तो ये कम्युनिटी ने आपके अंदर वैल्यू दी। बच्चा जब बॉर्न हुआ तो उसके अंदर ये वैल्यूज़ कम्युनिटी से ही आ गई कि हमें सेक्रेट ग्रुप्स, ये तो एग्जांपल है ही, नॉर्थ ईस्ट में तो सेक्रेट ग्रुप्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सेक्रेट ग्रुप्स क्या होता है?
पहले तो यही बता दो, मतलब हो सकता है कि बाउंसर जा रहा हो। और कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आता है तो हम हैंड रेस करते हैं और बोलते हैं सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, ये शब्द का मतलब बता दो, ठीक है। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं सुन लो, ये वो प्लांट्स हैं या वो इकोसिस्टम हैं जो बहुत ज़्यादा एक बिलीफ, वैल्यू, रिलीजियस एंटिटी लोगों के लिए, वहाँ के लोकल कम्युनिटी के लिए उसकी हो सकती है कि उनका ये मानना है कि अगर इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स को, फ्लोरा को, फौना को मारा जाता है तो सीधे हर्ट करता है उनके कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को, ठीक है। तो वो सेक्रेड ग्रूव्स में आते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स का कंजर्वेशन होना चाहिए और इकोलॉजी में आप इसको पढ़ते हो इन सेटू कंजर्वेशन में, ये पता था, इन सेटू कंजर्वेशन में, ठीक है, जैसे नेशनल पार्क का कंजर्वेशन करते हो। चलो लीडरशिप में सिर्फ एग्जांपल सीधे MS धोनी के लीडरशिप के 7 पॉइंट्स को दे सकते हो कि भाई लीडर वो होता है जो हम्बलनेस, मॉडेस्टी रखे, बेस्ट आउट ऑफ योर टीम निकाल कर लेकर के आए, अपने प्रॉब्लम में आए, सिचुएशन में आए, एडवर्स सिचुएशन हो तो अपना काम रखे, फ्रंट से लीड करे, जब तक पूरी तरह हार नहीं हो जाए तो माने नहीं कि हारा है, और हमेशा वैसा रहे जैसे तुम हो। ज़रूरी नहीं है लीडर को अपने एटीट्यूड पे चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे आप हो नेचुरली वैसे रहो। ये सारी बातें, ये पर्सनैलिटी हमें बताती है कि लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है और सोसाइटी इस तरीके की लीडरशिप आपके अंदर आराम से इनकलकेट कर सकती है। आप अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अपने एक्सपीरियंस से एक लीडरशिप का एग्जाम्पल आप दो जहां आपके अंदर ये वैल्यू इनकलकेट कहाँ से हुई लीडर होने की, और कभी क्या आप लीडर रहे, अगर रहे तो आपने सोसाइटी के लिए कौन सी एथिकल वैल्यूज़ को फोकस किया। क्वेश्चन समझ में आया? पहला पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट, ये लीडरशिप की वैल्यू आपने अपनी लाइफ में कहाँ से इनकलकेट करी। दूसरा पॉइंट, अपने एग्जाम्पल से बताओ कि क्या आप कभी लीडर रहे। वो एग्जाम्पल देते हुए एक्सप्रेस करो कि कौन सी वैल्यूज़ को आपने, एथिकल वैल्यूज़ को आगे फोकस किया लीडरशिप रोल में आने पर। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है तो जो भी आप इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आप हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में भी एज एन एग्जाम्पल लिख सको। तब शॉर्ट में लिखना होगा, यहाँ थोड़ा सा डिटेल में लिखना होगा, ठीक है, समझ गए। अब इंटरव्यू में ही पूछ सकते हैं आपसे, आप आपके डेफ फॉर्म में लिखा होगा कि आप स्कूल टीम के कैप्टन रहे हो, लेट अस सपोज, या ड्रामेटिक्स टीम के हेड रहे हो, तो आपसे पूछेंगे कि आप लीडर रहे हैं। अच्छा, लीडर की क्वालिटीज़ बताओ जरा क्या होती है, लीडर के अंदर क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, सोसाइटी में लीडर कैसे बनते हैं, क्या तरीका है। बस यही है ना टॉपिक, यही टॉपिक है जिसे घुमा करके लिखना है या बोलना है, ठीक है। एनफोर्समेंट, यूज़ ऑफ सेंसर एंड बॉयकॉट। कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं जो अपने इस वैल्यू को फोकस करती हैं कि उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है तो वो एकजुट हो जाती हैं। कभी मूवीज़ को आपने देखा होगा बैन होते हुए या उसके लिए प्रोटेस्ट होते हुए, तो ऐसे में वो अपनी इस सेंटिमेंटल वैल्यू को मानते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, और सोसाइटी आपको ये बताती है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता मूवी आई नहीं आई, लेकिन फिर आपको पता लगा कि आपकी कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ बोला गया है, तो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ सेंटिमेंट जो होते हैं आपके, या फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ कम्युनिटी या पार्ट ऑफ द कम्युनिटी या कलेक्टिविज्म, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट वैसे तो सिंपल पॉलिटिसाइजेशन के लिए चीज़ें हो सकता है की जाती हो, वो अलग बात है, ठीक है। कुछ ऐसे क्रेडिबल लोग होते हैं जो पर्सनैलिटीज, सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जो आपके अंदर वो वैल्यूज़ इनकलकेट कर देती है क्योंकि आप उन्हें मानते हो, आप उन्हें देखते हो, आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो। इफ़ यू सी सचिन तेंदुलकर, ही वॉज ऑलवेज सीन एज एन एथिकल पर्सन ऑन द ग्राउंड, ही वॉज नेवर सीन अनएथिकल, डूइंग एनी अनएथिकल एक्टिविटी ऑन द ग्राउंड। During his long phase of tenure, he was never ever been क्या बोले उसको, accused of any such indecent behavior। फर्स्ट पॉइंट, तो इनके बिहेवियर आपने ऐसे वो भी देखे होंगे वीडियोस छोटे छोटे कि जहाँ पर बॉलर इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू समवेयर डिस्टर्ब हिज माइंड, हिज काम,
बट ही इज़ कम्पोज्ड, इवन इफ बाउंसर्स आ रही हैं तो वो आराम से अपना चुपचाप ठीक है, इट्स ओके, रिस्पेक्टिंग द बॉल एंड देन प्लेइंग द नेक्स्ट वन। सो यहाँ से हमें बहुत सी वैल्यूज सीखने को मिलती हैं कि एक प्रॉब्लम सिचुएशन में हो तो आप किस तरीके से अपना काम रख सकते हो, पीसफुल हो सकते हो, स्लेजिंग नहीं करोगे, कोई आपके साथ स्लेजिंग करेगा तो आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो टॉलरेंस सीखते हो यहाँ से आप, टीम वर्क सीखते हो, टीम के लिए अपना कमिटमेंट डेडिकेशन सीखते हो। वंस ही टोल्ड इन इज वन ऑफ द इनकी जो बायोग्राफी है उसमें उन्होंने बताया है कि he was having problem of diarrhea at that point of time in the middle of the match, and he used adult diapers while playing the game because at that point of time India needed someone to be on the crease, and he was in very critical condition और डिहाइड्रेटेड थे, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होने की वजह से ये पानी पीते रहे लेकिन खेलते रहे। तो इनका वो डेडिकेशन इनके जॉब के लिए, इनकी टीम के लिए, इनके नेशन के लिए, हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। कल कोई पर्सनैलिटी आपसे पूछी जाए कि कोई सेलिब्रिटी, रिलीजियस लीडर नहीं, पॉलिटिकल लीडर नहीं, कोई सेलिब्रिटी जिसको आप मानते हो कि आप एज अ रोल मॉडल देखते हो, तो वहाँ से आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज दिस प्रणब मुखर्जी जी, जिनके लिए हम कहते हैं वो फॉर्मर हमारे एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनके लिए बोला जाता है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी उनमें थी और इस वजह से उन्हें प्रेसिडेंट भी बनाया गया। एंड नोबडी जस्ट क्वेश्चन कि वो प्रेसिडेंट क्यों हुए, लेकिन सब उनको मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनसे हम कुछ वैल्यूज़ हैं जो सीखते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी हमें, ऐसे सेलिब्रिटीज़ हमें ये वैल्यूज़ सिखाते हैं। वो वैल्यूज़ नेगेटिव भी हो सकती हैं, तो इसका नेगेटिव साइड क्या आएगा? डिस्ट्रक्टिव रोल ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के डिस्ट्रक्टिव रोल में क्या क्या बातें आ सकती हैं? सबसे पहला पॉइंट, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? हो सकता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को जस्टिफाई करे सोसाइटी, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम कैसा है? वीक है, इट इज़ नॉट एबल टू गिव जस्टिस, तो ये तो सही है फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। मूवी में भी दिखाया है एक, जिसमें बोला है कि दिस इज़ द ओनली वे टू इरेडिकेट क्राइम फ्रॉम द सोसाइटी, जस्ट जजमेंट दे दो अपना और उनको सीधे सज़ा सुनाओ। बट एक प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए। इंडिविजुअल को जब तक ट्रायल नहीं मिले तो ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्टिफाइड, तो हमारे तो लॉ के खिलाफ ही चला गया ये। लेकिन सोसाइटी हो सकता है आपके अंदर ये थॉट लेकर के आ जाए। मीडिया ट्रायल्स एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि मीडिया ने ही ट्रायल कर दिया, सोसाइटी, मीडिया, ये सब चीज़ों के नेगेटिव आ जाते हैं यहाँ पर कि इवन इफ अ पर्सन इज़ नॉट गिल्टी, बट पहले ही मान लिया कि वो गिल्टी है। ठीक है, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो भी आप किस पर्टिकुलर अधिकारी का नाम है, अगर उनकी कोई कोर्ट है, स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जजमेंट को कोर्ट्स में लिख करके, जज का नाम लिख करके, केस का नाम लिख करके आप आराम से कोर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो मॉब लिंचिंग में सोसाइटी ने आपको क्या सिखाया? मारो, ठीक है। हिट्रोजेनिटी, अब इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, इतना डाइवर्स हमारा कंट्री है, तो वैल्यूज़ में कन्फ्लिक्ट भी होगा और हो सकता है कुछ वैल्यूज़ अच्छी सिखाई जाएं तो कुछ वैल्यूज़ आपके अंदर गलत आ जाए सोसाइटी से। हम गलत क्या हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्थोडॉक्सी, डाउरी एक ऐसी मतलब प्रथा है जो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आपको सोसाइटी ही सिखाती है। और एजुकेशन से डाउरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा ये भी 100% श्योर है नहीं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और जो ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, वो ज़्यादा डाउरी डिमांड करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो अधिकारी जी अभी अभी बने हैं, रैंक आई थी अच्छी, रिश्ता आया है सीधे, पहले लाखों में आते थे, अब करोड़ों में आ रहे हैं। तो जब बात करते हैं लोग एडल्ट्स इस तरीके से कि अभी 5 करोड़ का रिश्ता आया है, तो व्हाट सेंस डज इट मेक? 5 करोड़ क्या, मतलब लड़की सर पर रख करके लेके आ रही है? 5 करोड़ का रिश्ता, तो 3 करोड़ का रिश्ता, अरे ये ठुकरा दो, 10 करोड़ की पार्टी तैयार है। आपने कुछ ऐसे वर्ड ज़रूर सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो मतलब आपका फैमिली वैल्यू सिस्टम अच्छा है, लेकिन सोसाइटी आपको ज़रूर कभी ना कभी ऐसे शब्द सुना देगी। टीचर यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये शब्द सुना करके वो आपको गलत नहीं सिखा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
ये सब चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं और एजुकेशन से भी चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं उनकी डिमांड फिर ज़्यादा होती है। डन। करप्शन आपको सोसाइटी सिखाती है। सोसाइटी में करप्शन देखते ही हो आप इसमें कोई भी एग्जांपल लो करप्शन का, मेरे को नहीं लगता इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत है। जो भी एग्जांपल है रियल लाइफ में आप कभी जा रहे थे, इवन इफ़ आपने हेलमेट पहना था बाइक पर, इवन इफ़ आपके पास गाड़ी के कागज़ थे, देन ऑल्सो I was told to pay so and so money and I was asked कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक आपकी बाइक को हम रिलीज़ नहीं करेंगे, even when I had adequate papers। तो it was my personal experience, तो इसलिए मैंने ऐसा देखा है कि करप्शन होता है। या मेरी गाड़ी को टो कर रहे थे और गाड़ी को टो कर रहे थे तो जब मैंने देखा कि I was nearby and I asked him कि why you are towing my car, it is in the right parking, then he said कुछ तो दे दो, अब तो गाड़ी उठा ही ली है। So it was not right, even if I parked the car at the right place। ऐसे कुछ बातें आप लिख सकते हो। अच्छा, कौन सा केस? करप्शन के केस में ना कोशिश करो किसी का नाम मत दो, कोशिश करो अनटिल अनलेस कि वो बिल्कुल ही, और केस जिस चीज़ से रिलेटेड है अब उसका नाम दो, आप इंडिविजुअल का नाम मत दो। देखो क्या होता है बहुत से केस में ट्रायल चल रहे होते हैं, तो अब क्या है कि फिर वो मीडिया ट्रायल की तरह हो गया। आपने तो न्यूज़ में पढ़ा लेकिन उसमें सजा थोड़ी ना सुनाई गई, अभी तो केस चल रहा है। फिर क्या होगा, आपने एग्जाम में लिख दिया तो आप बायस्ड हो गए ना। यही चीज़ें हैं वो छोटी छोटी जो एग्जामिनर पकड़ लेते हैं, इसको कैसे पता कि इन्होंने किया है, अभी तो केस चल रहा है। और उनको तो पता ही है ये बातें, क्योंकि वो तो फिर ऑफिसर्स ही रहे हैं पास्ट में या अच्छे एकेडमिशियन है जो कॉपी चेक कर रहे हैं। तो फिर क्या फंस जाते हो। मैं आपको बोलूँगा कि एक डिबेट, मुद्दे, इश्यूज, इनको लिखा करो, ज़्यादा दिन किसी का पर्सनल नाम लेना। पर्सनल नाम तभी लो जब आप किसी मॉडल से, किसी रोल मॉडल से इन्फ्लुएंस्ड हो, या कोई बिल्कुल एक इशू उठ गया उस नाम से ही, निर्भया नाम से एक इशू उठ गया, तो अब वो नाम आप मेंशन कर सकते हो। जॉर्ज फ्लॉयड हमने भी एग्जांपल लिया, लेकिन अब आप ऐसे में क्या लिखेंगे, करप्शन केसेस लाइक 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ, ये वो करप्शन पर जिन चीज़ों पर हुआ उनके नाम है। कोल स्कैम, ऐसे लिखो, थोड़ा ज़्यादा बेटर है, टू बी ऑन सेफर साइड। ठीक है। बूमरैंग इफेक्ट क्या होता है? बूमरैंग इफेक्ट क्या होता है? फेंका तो किसी चीज़ के लिए था, वो आया घूम करके उल्टा वापस आपके ऊपर, है ना। बूमरैंग हो गया ना, ये घूम करके वापस आया। मतलब पेरेंट्स, अब मैं एक एक का एग्जांपल लूँगा, ये सब पे अप्लाई होता है। पेरेंट्स ने फैमिली में कोशिश करी कि बच्चे को जो है हमें सही वैल्यू एकदम उसके अंदर लेकर के आनी है, और फिर उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस जो हमने पॉइंट अभी बोला था उसके अगेंस्ट हो गया ये। अब बच्चे को आप बोल रहे हो ये करो ये करो ये करो, और तरीके भी हैं आपके पास, क्योंकि आप हार्ड भी हो सकते हो, आप सॉफ्ट भी हो सकते हो, दोनों ही ऑप्शंस हैं फैमिली के पास। लेकिन बूमरैंग इफेक्ट क्या हुआ इसमें, बच्चे ने बोला मैं नहीं कर रहा अब, तो वो जिद्दी हो गया, उसके अंदर एक नई वैल्यू क्रिएट हो गई, टू डिसओबे। अब आपका उल्टा बढ़ गया वो दाब एक तरीके से। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने स्ट्रिक्ट कर दिया कि जाकर के एनजीओज में पढ़ाना ही है, विदाउट काउंसलिंग students, without expressing the importance of the activity, without showing how others are doing it, demonstrate करने के बजाय। और इसका अब उल्टा इम्पैक्ट हुआ कि individuals, some individuals, they were going to the community center but they were not doing any activity because they felt it is total waste of their time, क्योंकि उनकी पर्सनल ग्रोथ तो नहीं हुई। रीज़न ये हो सकता है कि उनका टीचर जो उनके साथ खुद जाता था वो मोबाइल पे वहाँ जा कर के बातें करता रहता था या वीडियो देखता रहता था, और उनको लगता था जब हमारे टीचर ही नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, उल्टा हो गया। ठीक है, तो आपने वो चीज़ें और सीख ली बच्चे ने कम्युनिटी सर्विस की जगह। अगर सोसाइटी का देखें तो सोसाइटी का क्या हुआ, सोसाइटी ने इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया आपके ऊपर, आपकी सोसाइटी खाप पंचायत की है और आपको इतना प्रेशराइज़ कर दिया कि अगेंस्ट द कास्ट आपको जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। या तो आप सीख गए, या फिर आपको ये समझ में आ गया कि इट इज़ नॉट इक्वालिटी, इट इज़ अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो आपने अपनी सोसाइटी के ही फिर अगेंस्ट क्या किया, आपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, तो इसका उल्टा इफेक्ट हो गया। ये तो पॉजिटिव इफेक्ट है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन मान लो पॉजिटिव चाहती होती सोसाइटी
और आप उल्टा चलने लगते, देन रेडिकलाइज हो गए आप, भाई नहीं हो आप कम्युनिटी के इतने फेवर में, एथिकल नहीं हो, तो उल्टा हो गया। जब भी कोई चीज़ अपोजिट हो जाएगी जिसको आप कोशिश कर रहे हो करने की, तो बूमरैंग इफेक्ट है। ठीक है, डन। ये तभी कराएंगे। इसमें और क्या लिखेंगे? रिलीजियस लीडर्स का रोल लिखेंगे एक। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव में रिलीजियस लीडर्स कैसे एक सोसाइटी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। जब हम केसेस सुनते हैं कि रिलीजियस लीडर्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट में केस आ जाता है, उनका नाम आ जाता है, और उनका नाम इस तरह से आता है कि उनको फिर सजा हो जाती है, तो जो लोग उनको फॉलो कर रहे थे दे फील बिट्रेड। ठीक है, तो उनकी रिलीजियस लीडर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी में भी एक पॉइंट रिलीजन, जब वो हम पढ़ रहे थे, रिलीजन, रिलीजियस लीडर, एक पॉइंट और बना सकते हो, सोसाइटी किस तरह से वैल्यू इनकलकेट कर सकती है। पॉजिटिव, अगर रिलीजियस लीडर्स रिलीजन की अच्छी बातों को लेकर के आते हैं, लेकिन अगर वो पॉलिटिसाइज्ड होकर के बुरी बातों को करते हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट उनका कभी शो होता है, तो वो डिस्ट्रक्टिव भी है सोसाइटी के लिए। क्योंकि हो सकता है उनके फॉलोअर्स क्या बोले, अगर हमारे रिलीजियस लीडर को हक है करने का, तो फिर तो हमें तो है ही, क्योंकि वो हमारे रिलीजियस लीडर हैं, तो इसका मतलब भगवान से उनका कनेक्शन है। दैट मीन्स गॉड विल बी शोइंग मर्सी ऑन यू इवन इफ यू ऑल्सो डू सच क्राइम्स विच यू डू नॉट कंसिडर देम एज क्राइम्स। अब वो क्राइम रहे ही नहीं आपके लिए। ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट नाम नहीं लेंगे हम किसी का, लेकिन हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बहुत से रिलीजियस लीडर्स पे होता है, और फिर उनको फॉलो करने वाले या तो उन्हें फॉलो कर लेते हैं कभी कभी, या फिर वो बिट्रेड फील करते हैं। तो वैल्यू यहाँ पर टूटती भी है और नई बनती भी है। दीज आर द थिंग्स। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अब मैं कुछ टर्म्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक टर्म है मॉरल म्यूटनेस। ठीक है, एक टर्म है मॉरल म्यूटनेस, एक है मॉरल मायोपिया। एक है एथिकल फेडिंग। एक टर्म है कॉग्निटिव बायस। ओके, और एक है मॉरल कॉग्निशन। ऐसे शब्दों पर कभी क्वेश्चन बने तो क्या करेंगे हम? Please add one more, moral policing also. सर ये शायद कोई हो सकता है। ठीक है, हाँ, उसका भी पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल ये बताओ, मॉरल म्यूटनेस क्या है, मॉरल मायोपिया क्या है, एथिकल फेडिंग क्या है, कॉग्निटिव बायसनेस क्या है, और इन सब के एग्जाम्पल्स भी चाहिए मेरे को, एक एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मॉरल म्यूटनेस क्या है। क्या मतलब है इसका? म्यूटनेस तो समझ में आ ही गया होगा, चुप रहना। अगर एक ऐसी कंडीशन अराइज होती है जहां पर इंडिविजुअल को ये बात पता है कि कुछ अनएथिकल हो रहा है, यू आर अवेयर, लेकिन फिर भी आप क्या चूज करते हो? टू बी क्वाइट, म्यूट। तो उस टर्म को हम बोलते हैं मॉरल म्यूटनेस। तो क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल? यस यू कैन, बट आर यू म्यूट? यस, इवन इफ नोइंग दिस यू आर म्यूट। एग्जाम्पल मैं एक देता हूं, जैसे कि मॉब लिंचिंग हो रही है, 5 जने एक आदमी को मार रहे हैं, लेकिन 100 देख भी रहे हैं और 100 देख रहे हैं, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन इट। तो ये क्या हो गया? आपको पता है कि ये तो 5 लोग 6 लोग मिलकर के एक आदमी को मार रहे हैं, तो गलत है। यू आर सेइंग सो कि ये अनएथिकल है, दिख रहा है, लेकिन यू आर म्यूट एज वेल। तो ये एग्जाम्पल क्या है? मॉरल म्यूटनेस का। कोई और एग्जाम्पल? वर्ड समझ में आया? हो रहा है, आपको पता है ये गलत है, पर आप उसे होने दे रहे हो, क्योंकि आपको, आपके फैमिली मेंबर को, आपके रिलेटिव को, आपके दोस्त को पता है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस उसे तभी मिलेगा जब वो वहाँ पर उस ऑफिस में, आरटीओ ऑफिस में करप्शन करेगा।
गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें चेंज करी हैं कि उन्होंने तो भाई अब सिस्टम ऑर्गेनाइज कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया बहुत सी चीज़ें हटाने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें देखते ही हैं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. बट येस, देयर आर वेरी मैनी चेंजेस दैट हैव सीन, आई हैव सीन पर्सनली कि बहुत चेंजेस हुए हैं RTO ऑफिस में. एनीवेज, ये टेक्नोलॉजी में एग्जांपल लिख सकते हो आप, ठीक है. GS पेपर 2 में करप्शन पे आता है कभी कोई क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी का एग्जांपल और टेक्नोलॉजी से लिंक करता है, तो RTO में जो चेंजेस आए हैं वो बहुत ही मेजर चेंजेस आए हैं. मॉरल मायोपिया क्या होता है? मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस. तो मायोपिया मतलब देख नहीं पा रहे हो आप, और आप मॉरल वर्ड के साथ इसको लिखते हो. इसका मतलब सिंपल है, कुछ अनएथिकल है या नहीं है, आप देख ही नहीं पा रहे हो. तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल, तो आप मायोपिक हो. दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा. एग्जाम्पल, कोई ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ला सकती हैं, आगे चल ला सकती हैं, बिल्कुल ला सकती हैं. फिर भी आप उसको देख के इग्नोर नहीं, ध्यान रखना, वर्ड है पता ही नहीं है. मॉरल है, एथिकल है, नहीं है, आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो. मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस. हाँ. नजदीक की चीजें देख रहे हैं बट दूर की चीजें नहीं देख पा रहे. उसको डिटेल में उस कंटेक्स्ट में मत देखो, उसको इस कंटेक्स्ट में देखो कि आप देख नहीं पा रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे हो, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो. यहाँ पे क्या है, आप समझ गए अनएथिकल हो रहा है कुछ, पर आप चुप हो. यहाँ पर अनएथिकल हो रहा है, ये देख ही नहीं पा रहे. तो आपके अगर ग्रैंड मदर, जो भी घर में खाना बचता है वो जाकर के सीधे सीधे मेड को दे देते हैं. इवन इफ वो 2 दिन पुराना है, 4 दिन पुराना है, 8 दिन पुराना है, 15 दिन पुरानी बर्फ़ी रखी है और जाकर के दे दी, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है. लेट अस सपोज जान के कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर उन्होंने ये अपने अंदर बायसनेस क्रिएट कर रखी है और वो अवेयर भी नहीं है कि ये बायसनेस है भी या नहीं है, तब हम बोलेंगे कि वो मायोपिक है. उन्हें पता ही नहीं डिफरेंस. तो तुम खड़े होकर बोलते हो कि ये तो 15 दिन पुरानी है बर्फ़ी, हाँ आप कैसे दे सकते हो मेड को, हो सकता है इसमें फंगस लगी हो, हम जब घर में खुद ही नहीं खा रहे तो हम उनको कैसे दे सकते हैं? अरे दे दो, बची हुई है दे दो बस. अरे इससे उसका नुकसान हो सकता है, ये तो अच्छी बात नहीं है, आप फ्रेश चीज़ दो. फ्रेश कौन देता है? तो मतलब उन्हें पता ही नहीं है, शी इज़ नॉट अवेयर. बाकी इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल था ये. तो एथिकल फेडिंग का मतलब क्या है? एथिक्स फेड हो रहे हैं, दिख रहा है, वर्ड में समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम्पल बताओ. मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिसेस ऐसी चल रही हैं जहां एथिक्स दिख रहा है कि कम होता चला जा रहा है. यहां पर जानने न जानने की बात नहीं है, यहां बात इस बात की है कि कोई और वैल्यू ऐसी है जो हावी है कि एथिक्स उसमें डिग्रेड कर रहे हैं. मेरा फ़ायदा है पैसे कमाने में, मेरा फ़ायदा है कि कोई वीडियो है उस पर लाखों लाइक्स आ जाए. अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वीडियो में कंटेंट दिखाते हुए मैंने कौन सी एथिकल प्रैक्टिस या अनएथिकल प्रैक्टिस को यूज़ किया. तो वहाँ पर अगर किसी अनएथिकल प्रैक्टिस को यूज़ किया जाता है जस्ट बिकॉज कि यूट्यूब पे एक वीडियो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख उसके जो है व्यूज़ हो जाएं, तो ये हो गया आपका एथिकल फेडिंग. ठीक है, वीडियो का कंटेंट अंदर कुछ है, लेकिन बाहर जो आपने फोटोग्राफ लगाई, पोस्टर लगाया, वो इतना ल्यूक्रेटिव लगाया है कि लोग उसको क्लिक कर देते हैं. ठीक है, तो दिस इज एथिकल फेडिंग. कॉग्निटिव बायसनेस क्या है? प्री लर्निंग्स एक प्रीसपोजिशन होता है ऑलरेडी. एक प्रीसपोजिशन होता है बिकॉज ऑफ इनिशियल लर्निंग्स. एग्जाम्पल कोई? Like for example, someone is brought up as a secular person, लेकिन फिर उसके बाद में communalism से issue. मैं इसमें बोलूँगा कि कॉग्निटिव मतलब पहली बात तो ब्रेन, माइंड है ना, लेकिन आपका माइंड ही आपके अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग ही बायस्ड हो गई. ठीक है, इसको लेकिन दूसरे तरीके से लिखेंगे जो आपने बोला है. मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग हैं, वो सब लोगों को मैंने देखा वो तो चीटिंग कर रहे थे, फिर मेरा दिमाग बायस्ड हो गया, इवन दो मुझे लगता था कि चीटिंग करना सही नहीं है, पर जब सभी कर रहे हैं तो फिर मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं बायस्ड हो गया ना.
मेरी अपने डिसीजन मेकिंग से, ठीक है। तो जैसे आप ये कह सकते हो कि भाई जब लोग सभी के सभी कम्युनल वायलेंस में अगेंस्ट हैं कि वायलेंस करना चाहिए, तो लास्ट में आप उस भीड़ में खड़े थे तो आपको भी लगा कि हाँ वायलेंस तो फिर करना चाहिए, फिर तो ठीक ही कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे। कॉग्निटिव बायस। मॉरल कॉग्निशन, जहाँ पर आपके ब्रेन की स्टडी हो जिससे आपके डिसीजन मेकिंग का पता लग सके, तो वो मॉरल कॉग्निशन है, जिसमें एथिक्स है नहीं है ये डिटरमाइन करने की एबिलिटी। दिस इज मॉरल कॉग्निशन। ओके, लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो क्वेश्चन आपका है विद रिस्पेक्ट टू जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि कैसे ये फैमिली, एजुकेशन या सोसाइटी आपस में कन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। जल्दी से 2 एग्जांपल दे दो कि एक तरफ से आप कुछ वैल्यू सीखते हो और दूसरी तरफ से आप कोई और वैल्यू सीखते हो एंड देन देयर इज अ कन्फ्लिक्ट। मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपने जो पूरा टॉपिक पढ़ा है ऐसा फीलिंग हुआ कि एग्जांपल्स आए कि एक तरफ से वैल्यू कुछ सीखी और दूसरी तरफ से कुछ सीखी, क्लैश हो गया। एग्जांपल जल्दी से, ये टर्म्स तो आ ही गए, चलो वापस आ जाओ। लॉस भी है डाउरी पे, तो लेकिन फैमिली प्रेशर होता है कि तो आप इसमें ये कह सकते हो कि स्कूल में, इंस्टीट्यूशंस में आपको सिखाया कि ये गलत प्रैक्टिस है। आप जनरल स्टडीज़ के स्टूडेंट रहे हो, आप ह्यूमैनिटी साइंस के, पॉलिटिकल साइंस के, लेट अस सपोज XYZ सब्जेक्ट के स्टूडेंट रहे हो, जहाँ आपने किताबों में तो ये बात पढ़ी, आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपको सिखाया कि डाउरी एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, लेकिन आपकी फैमिली ने आपको ये सिखा दिया, जब आपने बोला फैमिली का प्रेशर है, तो आपको ये सिखा दिया कि लेना बुरी बात नहीं है। और उसमें भी अगर आपकी फैमिली ने ये बोल दिया कि तुम्हारी बहन के तो दहेज में देखो कितनी चीज़ें गई थी, तो अब जब तुम्हारी शादी है तो हम लेंगे ही, हमने दिया भी तो है, अगर ये बोल दिया देन इट इज़ वेरी मच एविडेंट एंड क्लियर कि पर्पस ही ये है क्योंकि हमने किया है तो हमें चाहिए भी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड एग्जांपल, ये कन्फ्लिक्ट में आ गई। देन मैंने एक दादा दादी वाला एग्जांपल दिया था कि भाई आपने सेकुलरिज्म सीखा अपने प्रीएम्बल में पढ़ते हुए स्कूल में, लेकिन पता चला दादा दादी ने एक रिलीजियस बायसनेस आपके अंदर डाल दी, या वो रिलीजियस बायसनेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने डाल दी। तो कन्फ्लिक्ट समझ में आ रहे हैं मेरे ख्याल से। अब मैं इसको सम अप कर सकता हूँ। पूरा टॉपिक जो आपने पूरा पढ़ा है, इस पूरे में आपको एक इंडिविजुअल सेट पर क्वेश्चन पूछे, इस पूरे सेट पर, या आपस में मिलाकर के कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में क्वेश्चन पूछे, ध्यान रखना यू कैन हैंडल ऑल दोज क्वेश्चंस नाउ। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन है इन द मॉडर्न वर्ल्ड एस्थेटिक सेंसेस, नेबरली रिलेशनशिप्स, इमोशनल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल वैल्यू सब डिक्लाइन कर रही हैं। 4 चीजें बोली हैं यहाँ पर। पहली एस्थेटिक सेंसेस, नेबरली रिलेशंस, इमोशनल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल वैल्यूज। बहुत डाइवर्स है ये क्वेश्चन। आगे ये बोलता है नेशनल गोल्स, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म सबको साइड ट्रैक कर दिया गया है। ये है एक कोर्ट्स में आपको स्टेटमेंट। अब पूछता है एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन द अबव स्टेटमेंट। मतलब एक्चुअली में आपसे सोसाइटी, फैमिली है ना, और कहीं कहीं आपसे ये जो चीज़ें बड़ी बड़ी हैं ये सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ये सब चीज़ें सोसाइटी और ये फैमिली, इसके रिस्पेक्ट में दोनों तरफ से, तीनों तरफ से ये आप सोच सकते हो। ज़्यादातर सोसाइटी फोकस्ड है यहाँ पर। अब कहता है डिस्कस करना है रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड सोसाइटी, कि किस तरीके से इन इनकलकेशन ऑफ द वैल्यूज़, ताकि ये ऊपर की जितनी बातें हैं जो ये आप कहते हो सही है तो बताओ, गलत कहते हो तो बताओ, क्योंकि आपको तो अपनी ओपिनियन देनी है ना, क्या कि ये ऊपर का स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। क्वेश्चन किसके नहीं समझ में आया? कोई है? एक तो यही होता है एग्जाम में, 2 मिनट तो उस क्वेश्चन को समझने में लगते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप पेपर को, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आपको दी और आपको बोला ये सब कुछ साइड ट्रैक्ड है, ये सब कुछ स्टेक पर है, ये सब कुछ डिक्लाइन हो रहा है। मानते हो, ओपिनियन दो, येस और नो। येस दोगे तो क्या कारण दोगे, नो दोगे तो क्या कारण दोगे। सबको उठाने की ज़रूरत नहीं है, 3 या 4 पॉइंट उठाओ और उसके रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल देते हो। ये कारण है कि भाई सेकुलरिज्म ख़त्म हो रहा है, ये कारण है कि डेमोक्रेसी नीचे जा रही है, ये कारण है कि भाई नेबरली रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं,
आपकी लोकेलिटी भी पूछ ली इसने। फिर वो देने के बाद आप उसमें अपने एग्जांपल्स दे देते हो, एक दो एग्जांपल्स आप देते हो जो इश्यूज़ पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, कि भाई एनवायरमेंटल इशू तो है ही है ना, दिख ही रहा है, ठीक है ना, लेकिन नेशनल गोल्स को साइडलाइन कर दिया गया है। नेशनल गोल्स को साइडलाइन करना मतलब क्या हुआ, कोई एग्जांपल, कोई नेशनल गोल है और उसको हमने साइडलाइन कर दिया। एनवायरमेंटल इशू तो मैंने बता दिया को ग्लोबली, नेशनल लेवल पे क्या लिख सकते हो? होना चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं कि करप्शन के ऐसे पॉलिटिशियंस के एग्जांपल्स निकलते हैं जहां होर्डिंग हो रही है, घरों से उनके पैसा निकल रहा है, तो उनका फिर वो डीपीएसपी का नेशनल गोल इक्वलिटी का कहाँ गया? गुड एग्जांपल है सर, जस्टिफाइड है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी आपकी ये कहती है कि ये आपका कंट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन का, सिटीजन्स का रोल होना चाहिए, लेकिन वो तो अलग ही रास्ते पे है। वेंडलिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि मूर्ति तोड़ी जाती है सड़क पर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कोट करो। फंडामेंटल राइट बोल सकते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर दिया आराम से। इसके अलावा आप फिर उस पर फिर जब ये सब डिस्कशन कर लोगे पूरा एग्जाम्पल दे करके, फिर आता है एक अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जहां इंस्टीट्यूशन सोसाइटी से पूछा है कि इनकलकेशन ऑफ द वैल्यूज क्या होगी, और ये पार्ट इजी है, यहाँ तुम प्रिपेयर्ड हो। नहीं प्रिपेयर्ड हो, यहाँ तो प्रिपेयर्ड हो, 5-5 पॉइंट देंगे, पूरे क्वेश्चन को सम अप करेंगे। तो 3 पार्ट में इसको क्वेश्चन को करना है। तो ये 15 नंबर का होना चाहिए, 10 नंबर का होगा तो फिर छोटा कर देना, ठीक है। मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन दिया है, नंबर यहाँ पर दिए नहीं आपको। तो अप्रॉक्सीमेटली 200 वर्ड्स तो लिखना अभी आना चाहिए, ताकि एग्जाम में भी आप इसको कट शॉर्ट फिर फर्दर कर सको। कोई डाउट? इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं ताकि ओवरशूट ना करे? हाँ, तो स्ट्रक्चर में आप 2-3 लाइनें ऊपर लिखेंगे कि वो इंट्रोडक्शन में कि वैल्यूज़ कैसे डिक्लाइन कर रही हैं, वो आप अपनी ओपिनियन से शुरू कर सकते हो। आप क्वेश्चन का आंसर सीधे अपनी ओपिनियन से शुरू करो। द गिवन अबव स्टेटमेंट is absolutely right where it is observed that these things are declining because of this reason। वो शॉर्ट में 2-3 लाइनों में लिख करके नीचे 3 एग्जाम्पल दे करके आप इसको कर सकते हो। एक तरीका ये है कि आप इसको पूरे एग्जाम्पल्स को लिखो जहाँ पे आप वैल्यू लिखो कि भाई इन ये वैल्यूज़ हैं। मॉडर्न वर्ल्ड लिखा है ना, तो मॉडर्न वर्ड को पकड़ करके इंट्रोडक्शन शुरू करो। मॉडर्न वर्ल्ड में हमने देखा है कि कुछ चीज़ें साइडलाइन है, 100% नहीं है, लेकिन फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज सो। 1 2 3 3 एग्जाम्पल दिए। फिर सीधे आपने इंस्टीट्यूशंस का तो सिंपल रहेगा, 5 पॉइंट। कंक्लूजन में आपने इन तीनों को लिंक कैसे करना है, आप बोलोगे दिस इज हाउ वी कैन सी दैट द रोल ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी कैन हेल्प इन इनकलकेटिंग दोज वैल्यूज जो हमें इन सारी अबव प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो आप इसको लिंक कर दो कि आपका प्रोटेक्शन हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स, ये जो एथिकल इश्यूज हैं ये कम हो सकते हैं अगर ये वैल्यूज़ बच्चों में, इंडिविजुअल्स में इनकलकेट कर दी जाए थ्रू दीज मीडियम्स। समझ गए? ओपिनियन स्टार्टिंग में दे सकते हो, ओपिनियन कंक्लूजन में भी दे सकते हो, लेकिन जब इसने क्लियरली लिख दिया ना एक्सप्रेस योर ओपिनियन, तो फिर देनी पड़ेगी, इससे बच नहीं सकते, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करते हुए सबसे पहले देखेगा कि ओपिनियन कहाँ है। क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन तो यहीं से शुरू हुआ। तो मेरी इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली एडवाइस यही है कि आप अपने आंसर को अपने ओपिनियन से शुरू करो, क्योंकि स्पेस कम है, लिखना कम है। आप इसे सीधे अपने ओपिनियन से शुरू करो और जस्टिफाई करो एग्जांपल देकर के, ये कारण है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये ओपिनियन है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। और लास्ट में अपने इन पॉइंट्स को देने के बाद आप बोलो इस तरीके से इन चीज़ों को कम करा जा सकता है अगर ये वैल्यूज़ इनकलकेट इस तरह से हो जाए तो। बस, तो ये एक सिंपल आंसर रहेगा जिसमें ज़्यादा घुमाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है, सीधा रखना है। अब मान लो आप कहते हो कि इन माय ओपिनियन ये गलत है स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है। पार्शियली तो हम कह भी सकते हैं, लेकिन 100% मैं इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। तब आपको फिर सब्सटेंशियल गुड अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स चाहिए होंगे कि ऐसा क्यों नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ वो गलत लिखा है, आप सही लिखोगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अगर आप ये कहते हो कि नेशनल गोल से हम हट गए हैं, नेशनल गोल साइडलाइन हो गए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? नेशनल गोल हमारा था पॉवर्टी को रिड्यूस करना, और गवर्नमेंट देखो अभी भी कोविड-19 का इशू हुआ तो कितना उन्होंने स्कीम को लॉन्च किया। लेकिन दूसरा जो कह रहा होगा कि येस नेशनल गोल्स आर साइडलाइन, तो आप ये बोलोगे, दूसरा ये बोलेगा कि पॉवर्टी फिर अभी भी ख़त्म क्यों नहीं हुई, 75 ईयर्स तो हो चुके हैं। तो जो भी आप लिखोगे वो सही है। बात यह है कि आप उसको अपने एग्जाम्पल से कितना जस्टिफाई कर पाते हो।
और वहाँ कौन सी वैल्यू है जो आप लिखते हो कि नो डाउट इसमें सोसाइटी के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट आ सकता है कि भाई सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम का प्रोविज़न हुआ है और फिर लोगों को ये जब धीरे धीरे उनके अंदर ये बोला गया कि खड़े हो स्टैंड अप हो नेशनल एंथम के लिए, तो उनके अंदर वो फीलिंग नेशनलिज्म की पैट्रियोटिज्म की इनकलकेट हुई है। एग्जाम्पल तो तुम्हारे ऊपर है, लेट्स सी क्या लिखते हो, मज़ा आएगा, लिख कर लाओ कल।